शुभ सुबह दोस्तों, आपका हमारे यूनिक स्टोरी टेलर पर स्वागत है। यह कहानी हमारे द्वारा संशोधित तथा अनुवादित किया गया है। आप सुन रहे हैं टू बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग इमॉर्टल फैमिली, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रहस्यमय दुनिया में बिना सहारे वाला लड़का कैसे बनाता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली परिवार। तो चलिए इस रहस्यमय दुनिया के सफ़र पर। डिस्क्लेमर: इस उपन्यास में सभी पात्र वस्तुएं लेखक की कल्पना मात्र है, इसलिए इसे गंभीरता से ना लें। नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले ऐप कहानी पर चले। टू बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग इमॉर्टल फैमिली, अध्याय 231, धुंधले आकाश का मन का बायलिंग का रूपांतरण 2। लेकिन तीसरे दर्जे के विदेशी खजाने के रूप में ये प्रभाव पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था। ठीक उसी समय अर्जुन कलियर पालथी मारकर बैठ गया और अपने हाथ में धुंधले आकाश मनके को परिष्कृत करने लगा। वह इस धुंधले आकाश मनके के प्रभाव का अनुभव करना चाहता था। 3 दिन बिताने के बाद अर्जुन कलियर ने मिस्टी स्काई बीट को अपने शरीर में परिष्कृत कर लिया। अपने मन में उसने एक साधक की कल्पना की जिसे उसने पहले देखा था और फिर उसने मिस्टी स्काई बीट को सक्रिय किया। तुरंत ही अर्जुन कलियर के चेहरे और शरीर में परिवर्तन होने लगा। वह एक दुबले पतले युवक में बदल गया जो साधारण दिखने वाला था और कुछ हद तक एकाकी प्रतीत होता था। इस मिस्टी स्काई बीट के परिवर्तन न केवल किसी के चेहरे की विशेषताओं और शरीर के आकार को ढकते हैं, बल्कि किसी की आभा और स्वभाव को भी छिपाते हैं, जिससे ये दोषरहित रूप से छिपा हुआ दिखता है। अर्जुन कलियर ने अपना मन टैप किया और उसके सामने एक पानी का दर्पण प्रकट हुआ। पानी के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। मूल उच्च गुणवत्ता वाला जादुई कलाकृति मुखौटा केवल किसी के चेहरे की बनावट को ही बदल सकता था। ये किसी के शरीर के आकार या स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकता। इनमें परिवर्तन केवल अपने मन का उपभोग करके, उसे दबाकर या रूपांतरित करके ही किया जा सकता है। अगले ही पल अर्जुन कलियर की मानसिक आत्मा थोड़ी हिल गई। क्यूई शोधन के प्रारंभिक स्तर पर आध्यात्मिक शक्ति की एक लहर उसके शरीर से निकली। आध्यात्मिक शक्ति की यह लहर लगातार बढ़ती गई, जो कि मध्य चरण क्यूई शोधन से लेकर अंतिम चरण तक और फिर आधार स्थापना के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई। अंततः इसने फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में मन की एक लहर उत्सर्जित की। मिस्टी स्काई बीट की मन आभा में परिवर्तन उपयोगकर्ता की दिव्य भावना की ऊपरी सीमा द्वारा निर्धारित किया गया था। अर्जुन कलियर की दिव्य भावना अब तक फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। इसलिए मिस्टी स्काई बीट के माध्यम से वह सीधे फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण के मान उतार चढ़ाव का अनुकरण कर सकता था। इसके तुरंत बाद अर्जुन कलियर ने एक भंडारण बैग से एक ताबूत निकाला। उसने ताबूत खोला। अंदर 2 शव थे, एक पुरुष और एक महिला। वास्तव में वे 2 लुटेरे किसानों के शव थे जिन्होंने रेड लीफ वैली मार्केट में उत्पात मचाया था। चूंकि उसने इनाम प्राप्त करने के लिए शवों को ज्यूक्सियाओ अमर शहर ले जाने की योजना बनाई थी और भंडारण बैग में शवों को सड़ने से बचाने के लिए अर्जुन कलियर ने उन्हें संग्रहित करने के लिए एक इन ताबूत खरीदा था। धुंधला आकाश मन का दूसरों के सार, रक्त और आत्मा को खा सकता है, एक आदर्श भेष प्राप्त कर सकता है और आध्यात्मिक अनुबंध को धोखा दे सकता है। दूसरों के सार और आत्मा को निगलने के अलावा मिस्टी स्काई बीट दूसरों के रक्त और मन आभा के साथ भी विलीन हो सकता है, जिससे भेष को एक और स्तर तक ऊपर उठाया जा सकता है। अर्जुन कलियर ने अपने शरीर से धुंधले आकाश मनके को बुलाया। उन्होंने डाकू साधकों के 2 शरीरों से कुछ रक्त और मन आभा ली और उसे धुंधले आकाश मनके में मिला दिया। फिर उसने धुंधले आकाश मनके को अपने शरीर में पुनः समाहित कर लिया और उसका पूरा रूप और शरीर का आकार एक क्षण के लिए बदल गया। एक क्षण में ही वह एक हटे कट्टे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गया जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। ये वास्तव में ताबूत में भूरे वस्त्रधारी डाकू किसान की उपस्थिति थी। खांसी। अर्जुन कलियर ने अपने सामने पानी के दर्पण को देखा, हल्के से खांसा और फिर उसके शरीर में मन उमड़ पड़ा। उसका चेहरा, शरीर की बनावट, आवाज, स्वभाव और यहाँ तक कि उसकी मन की आभा भी बिल्कुल ताबूत में पड़े भूरे वस्त्रधारी डाकू साधक की तरह थी। ये प्रभाव सचमुच आश्चर्यजनक है। अब जब मेरे पास यह मिस्टी स्काई बीट है तो ज्यूक्सियाओ अमर शहर की मेरी यात्रा बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। मिस्टी स्काई बीट के साथ एक संक्षिप्त प्रयोग के बाद अर्जुन कलियर एक विदेशी खजाने के रूप में इसके प्रभावों से बहुत संतुष्ट थे। अब चूंकि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, मैं ज्यूक्सियाओ अमर शहर की ओर जाने के लिए तैयार हो सकता हूं।
अर्जुन कलियर अपने असली रूप में लौट आया। यह विचार करते हुए कि उनकी यात्रा में काफी समय लगेगा, अर्जुन कलियर ने आगे के समय के लिए कुछ पारिवारिक मामलों की भी व्यवस्था की और उन्हें संभाला। सबसे पहले वह अपनी पत्नियों लू मियाओयुन और क्यू झेनझेन के साथ किंजू पर्वत पर वापस गए और फिर वे रेडलीफ वैली मार्केट गए। लू परिवार द्वारा नियंत्रित एक दुकान के माध्यम से। लू शियांजी, अब से ये दुकान पूरी तरह से आपके प्रबंधन में रहेगी। इस भंडारण बैग में 500 आत्मा पत्थर हैं। आप जो भी कठपुतली सामग्री की आवश्यकता हो उसे खरीद सकते हैं, और यदि कोई समस्या हो तो गांव ही या अपनी चाची मियाओगे के पास जाएं। यदि कभी आपके पास स्पिरिट स्टोन कम पड़ जाए तो आप अपनी आंटी मियाओगे से अग्रिम राशि प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन कलियर अपने बेटे को उस दुकान पर ले गए जिसे उन्होंने खरीदा था, एक स्टोरेज बैग निकाला और बोले, इस दुकान का स्थान बहुत अच्छा नहीं था। ये लगभग उसी स्तर का था जैसा होंग यी ने पहले खरीदा था। हालांकि हांग यी ने अपनी दुकान हासिल करने के लिए केवल 1800 स्पिरिट पत्थर खर्च किए थे, जबकि अर्जुन कलियर ने इस दुकान पर 2300 स्पिरिट पत्थर खर्च किए थे। लू परिवार के प्रभाव के बावजूद ये कीमत कम रखी गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि रेड लीफ वैली मार्केट में दुकानों की कीमत पिछले 8 वर्षों में 500 स्पिरिट स्टोन तक बढ़ गई थी। धन्यवाद पिताजी। लू शियांजी ने अपने सामने की दुकान और स्टोरेज बैग को देखा और वह उत्साह से मुस्कुरा रहा था। हालांकि अर्जुन कलियर ने पहले भी उसके लिए एक दुकान दिलाने की बात कही थी। इस समय इतनी सारी दुकान और इतने सारे स्पिरिट स्टोन देखकर वह कुछ हद तक अभिभूत हो गया। हालांकि अर्जुन कलियर के ये शब्द सुनकर कि उसे किसी भी काम के लिए गांवहे या लू मियाओगे के पास जाना चाहिए, वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, पिताजी क्या आपको कुछ काम है? हाँ, आपके पिता को कुछ काम निपटाने हैं और उन्हें कुछ समय के लिए बाहर जाना है, इसलिए मैं अगले कुछ समय तक यहाँ नहीं रहूंगा, अर्जुन कलियर ने सिर हिलाकर कहा। पिताजी क्या आप लंबे समय तक बाहर रहेंगे? लू शियांजी ने पूछना जारी रखा। वह जानता था कि उसके पिता बहुत कम ही दूर यात्रा करते थे। रूई प्रांत की कभी कभार की यात्राओं के अलावा वह आमतौर पर या तो किंजू पर्वत पर या रेडलीफ वैली मार्केट में होते थे। लगभग 1 साल अर्जुन कलियर ने बिना कुछ छिपाए सीधे जवाब दिया। उन्होंने अपने बेटे का कंधा थपथपाया और आगे कहा, इसलिए आने वाले समय में तुम्हें हर चीज में सावधानी बरतनी होगी। बाद में जब रूई क्यूई शोधन के मध्य चरण तक पहुंच जाएगी तो वह भी आ जाएगी। इस समय आपको अपनी कठपुतली कला के लिए पूरी दुकान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जब समय आएगा तो आप रूई के साथ आधा हिस्सा साझा कर सकते हैं और उसे लू परिवार से कुछ ताबीज लाने दे सकते हैं ताकि वह बेच सके और इन मामलों का प्रबंधन करना सीख सके। अर्जुन कलियर ने निर्देश दिया। आध्यात्मिक मूल वाली उनकी तीसरी संतान लू रूई वर्तमान में क्यूई शोधन के तीसरे स्तर की अड़चन पर थी। यह अनुमान लगाया गया था कि कुछ महीनों या आधे साल में वह चौथे स्तर तक पहुंच सकती है। तब तक उसकी अनुपस्थिति में लू मियाओगे उसे ले आएगा और लू शियांजी को सौंप देगा। पिताजी चिंता मत करो, समय आने पर मैं रूई की अच्छी देखभाल करूंगा। जब लू शियांजी ने ये सुना तो उसने तुरंत जवाब में सिर हिलाया। आध्यात्मिक मूल वाले वंशजों में उन्हें बड़ा भाई भी माना जाता था, इसलिए उनमें एक निश्चित जिम्मेदारी का भाव था। पिताजी भाई यून के बारे में क्या? लू शियांजी ने अपने छोटे भाई लू यून के बारे में सोचा, जो तीसरे स्तर के ऊर्जा शोधन में भी था। उन्होंने अनुमान लगाया कि लू यून संभवतः लू रूई के साथ ही ऊर्जा शोधन मध्य चरण तक पहुंच जाएगा। जहां तक यून एर की बात है, दादी मां समय आने पर सब कुछ व्यवस्थित कर देंगी। अर्जुन कलियर ने अपने बेटे के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। लू मियाओयुन के पुत्र होने के नाते चौथे एल्डर स्वाभाविक रूप से अपने महत्वपूर्ण पोते से बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल की व्यवस्था करते थे। अर्जुन कलियर एक बुजुर्ग की ऐसी दयालुता को अस्वीकार नहीं करेगा। हाँ पिताजी। लू शियांजी ने ये सुनकर तुरंत सिर हिला दिया। वह जानता था कि उसके भाई यून को किंजू पर्वत पर एक और समर्थन प्राप्त था और वह और भी अधिक बिगड़ गया था। इस विषय में उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी। आखिरकार उनके अपने पिता उनके प्रति काफी निष्पक्ष थे। इसके अलावा आध्यात्मिक मूल वाले अर्जुन कलियर के पहले बेटे के रूप में उन्हें बहुत सारे विशेषाधिकार और स्नेह भी प्राप्त हुए। इस बात को लेकर वह अपने दिल में बहुत स्पष्ट था, इसलिए उनकी जिम्मेदारी की भावना और भी मजबूत हो गई। ठीक है, अगर तुम किंजू पर्वत पर वापस जाना चाहते हो तो दूसरे बुजुर्ग को ढूंढो या अपनी चाची मियाओगे के साथ वापस जाओ। मार्केट प्लेस को अकेला मत छोड़ो, सिर्फ मार्केट प्लेस में दुकान चलाने पर ध्यान दो, समझे? अर्जुन कलियर ने अपने बेटे को निर्देश देना जारी रखा और कहा कि वह इधर उधर न भागे।
आखिरकार उनका बेटा उनके जैसा कोई चालाकी भरा काम करने वाला नहीं था। यदि उसका सामना किसी लुटेरे किसान से हो गया तो यह एक मृतंत होगा। पिताजी निश्चिंत रहें, मैं ये सब जानता हूँ। आपको बाहर जाते समय भी सावधान रहने की आवश्यकता है। लू शियानजी ने अपने पिता के निर्देश सुनकर मुस्कुराया। उन्होंने महसूस किया कि उनके पिता इसी बात पर सबसे अधिक जोर देते थे, लेकिन वह दिल से नाराज नहीं था। वह जानता था कि उसके पिता उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। रेड लीफ वैली मार्केट में 2 साल के दौरान उन्होंने भी ऐसी चीजें देखी थीं। कुछ लोग यह महसूस करते हुए कि वे प्रशिक्षुता कार्य के माध्यम से आत्मा पत्थर नहीं कमा सकते, दूसरों के साथ साहसिक यात्राओं पर निकल जाते हैं और कभी वापस नहीं लौटते। अगर आप समझते हैं तो यह अच्छी बात है। अपने बेटे को निर्देश देने के बाद अर्जुन कलियर लू मियाओगे के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए लू परिवार की आध्यात्मिक तावीज की दुकान पर गए। उसके बाद, बहन मियाओगे, मुझे बाहर घूमने की तैयारी करनी है। अर्जुन कलियर ने चुपचाप लू मियाओगे को अपनी बाहों में पकड़ लिया और बाहर जाने की अपनी योजना व्यक्त की। लू मियाओगे ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। वह जानती थी कि अर्जुन कलियर के पास कई रहस्य हैं। ये यात्रा भी जियाओ जियायू के साथ की गई पिछली यात्रा के समान ही होनी चाहिए, जिसमें कुछ करने की आवश्यकता है। उसने अर्जुन कलियर को आश्वस्त किया कि जब लू रूई ऊर्जा शोधन मध्य चरण में प्रवेश करेगी तो वह उसे अपने साथ ले लेगी और मामले को सुलझा लेगी। वो पीस टेलिस्मैन हॉल और बच्चों की देखभाल करेगी। बहन मियाओगे, आपने कड़ी मेहनत की है। अर्जुन कलियर ने लू मियाओगे के रेशमी कंधों को पकड़ते हुए धीरे से कहा। फिर उन्होंने लू मियाओगे के साधना स्तर के बारे में पूछा और यह भी कि उसे ऊर्जा शोधन पूर्णता तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। लगभग 2 वर्षों में मेरी साधना का स्तर ऊर्जा शोधन पूर्णता तक पहुंच जाएगा, लू मियाओगे ने धीरे से उत्तर दिया। उसके होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे। ऊर्जा शोधन पूर्णता का अर्थ था कि व्यक्ति फाउंडेशन स्थापना की तैयारी शुरू कर सकता था, लेकिन लू परिवार की वर्तमान परिस्थितियों में फाउंडेशन स्थापना अमृत प्राप्त करना बहुत कठिन था। एकमात्र रास्ता अमर शहर में बोली लगाना था, लेकिन अमर शहर में सामने आए फाउंडेशन स्थापना अमृत भी बहुत दुर्लभ थे। हर बार जब इसकी नीलामी हुई तो इसकी कीमत बहुत अधिक थी। इसके अलावा अमर शहर बहुत दूर था और यदि परिवार के पूर्वज फाउंडेशन स्थापना अमृत के लिए बोली लगाने के लिए चले गए तो यह उस अवधि के दौरान परिवार को अनिश्चित स्थिति में छोड़ देगा। बहन मियाओगे, आप लगन से साधना करती रहें और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, अर्जुन कलियर ने मुस्कुराते हुए उसे दुलारते हुए कहा। उन्होंने अमर शहर से लौटने पर अपनी फाउंडेशन स्थापना शक्ति को प्रकट करने की योजना बनाई। साथ ही वह लू मियाओगे को उसकी नींव स्थापित करने में मदद करने के लिए फाउंडेशन स्थापना अमृत और फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक वस्तुएं देंगे। आश्चर्य, कैसा आश्चर्य? लू मियाओगे ने पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें अर्जुन कलियर को देख रही थीं। वह जानती थी कि अर्जुन कलियर द्वारा बताया गया आश्चर्य सरल नहीं होगा। वह अपने दिल में कई संभावित आश्चर्यों का अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक सकी। जब समय आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। अर्जुन कलियर ने आश्चर्य का खुलासा नहीं किया, बल्कि उन्हें अनुमान लगाने पर छोड़ दिया। अगले दिन अर्जुन कलियर ने पहले से तैयार किए गए ताबीज लू मियाओगे को सौंप दिए। हालांकि वह गांवहे पर अपेक्षाकृत भरोसा करता था, वह अभी भी गांवहे को एक साथ इतने सारे ताबीज सौंपने को लेकर असहज महसूस कर रहा था। चांग शेंग, तुम्हें सड़क पर सावधान रहना होगा। इतने सारे ताबीज देखकर लू मियाओगे को पता चल गया कि अर्जुन कलियर काफी समय से इस यात्रा की तैयारी कर रहा था। अन्यथा इतने कम समय में इतने सारे ताबीज बनाना असंभव होता। यदि उसे पता चलता कि अर्जुन कलियर ने भी उसी समय 200 से अधिक द्वितीय श्रेणी के ताबीज निकाले थे तो वह शायद इतना हैरान हो जाती कि बोल भी नहीं पाती। चिंता मत करो बहन मियाओगे, अर्जुन कलियर ने मुस्कुराते हुए कहा। लू मियाओगे के गोरे और नाजुक चेहरे पर एक चुंबन दिया, फिर लापरवाही से अपना हाथ लहराया। रेड लीफ वैली मार्केट से निकलने के बाद वह सीधे वहां नहीं पहुंचे। उसने अभी भी किंगजू पर्वत को अलविदा नहीं कहा था। किंगजू पर्वत पर वापस आकर उन्होंने अपनी पत्नी लू मियाओयुन, क्व झेनझेन और लू मियाओहुआन को अपने प्रस्थान के बारे में सूचित किया। उनकी इन पत्नियों का स्वभाव लू मियाओगे से भिन्न था। उन्होंने उसे अपनी अनिच्छा से अवगत कराया और मामले के बारे में पूछताछ करते हुए उसे सड़क पर सावधान रहने को कहा। अर्जुन कलियर स्वाभाविक रूप से यह नहीं कह सकता था कि वह जुक्सियाओ अमर शहर की ओर जा रहा था। यदि वह जुक्सियाओ अमर शहर जाने का जिक्र करता तो उसकी पत्नियां निश्चित रूप से कहती कि यह खतरनाक है और उसे जाने से रोकने की कोशिश करती।
तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पुराने दोस्तों के साथ एक बैठक थी और फिर कुछ व्यवसाय था। उसके बाद उसने अपनी सभी रखैलों और बच्चों की देखभाल की। ज्यूक्सियाओ अमर शहर की इस यात्रा पर मैं बड़ी मात्रा में उच्च श्रेणी की सफलता अमृत सामग्री भी खरीद सकता हूँ। एक बार जब मैं वापस आऊंगा तो मैं कुछ बैचों को स्वयं परिष्कृत करूंगा और युन एर हुआन झेनझेन और झियुए सभी को ऊर्जा शोधन के अंतिम चरण से गुजरने दूंगा। अर्जुन कलियरा ने अपनी पत्नियों के साधना स्तर को देखते हुए मन ही मन सोचा। चूंकि हाल के वर्षों में उनके अधिक बच्चे नहीं हुए थे, लू मियाओहुआन, जिया झियुए और अन्य लोगों के पास साधना का अभ्यास करने का समय था। वे सभी छठे स्तर के ऊर्जा शोधन तक पहुंच चुके थे। मध्य चरण ऊर्जा शोधन से लेकर ऊर्जा शोधन के अंतिम चरण तक की बाधा। यदि उन्हें सफलता के अमृत की सहायता नहीं मिलती तो सफलता प्राप्त करना कठिन होता। जहां तक वो झेनझेन का प्रश्न है, चूंकि वह साधना के प्रति अधिक सचेत नहीं थी और अपना अधिकांश समय बच्चों पर व्यतीत करती थी, वह अभी भी 5वें स्तर की ऊर्जा शोधन अवस्था में थी। अर्जुन कलियरा ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे अपने हाल पर रहने दिया। आखिरकार यदि बात गंभीर अभ्यास की हो तो उनकी अधिकांश पत्नियां और रखैले अपने प्रयासों में उतनी उत्साही नहीं थीं। उदाहरण के लिए लू मियाओहुआन की तरह। अपनी प्रतिभा के साथ यदि वह लगन से अभ्यास कर रही होती तो अब तक वह ऊर्जा शोधन के अंतिम चरण को पार कर चुकी होती। इस दर पर मुझे डर है कि मेरे पिछवाड़े में दूसरे सबसे ऊंचे खेती स्तर वाला व्यक्ति बायलिंग होगा। अर्जुन कलियरा ने बायलिंग को देखते हुए सोचा। बायलिंग में असाधारण प्रतिभा थी और वह अर्जुन कलियरा को बहुत अच्छे से सुनती थी। उन्होंने उसे गंभीरतापूर्वक साधना का अभ्यास करने को कहा था, इसलिए वह प्रतिदिन लगन से अभ्यास कर रही थी। अब तक वह भी छठे स्तर के ऊर्जा शोधन पर थी। वह संभवतः ऊर्जा शोधन के अंतिम चरण को स्वयं ही पार कर सकती है, बिना किसी सफलतादायक अमृत की आवश्यकता के। भाई, ये जानने पर कि अर्जुन कलियरा जा रहा है, बायलिंग ने भी अनिच्छा से भरा चेहरा दिखाया और अर्जुन कलियरा को कसकर गले लगा लिया। एक समय की कमजोर और कोमल बच्ची अब 17 साल की हो गई थी। वह एक सुंदर, ईमानदार आकृति में विकसित हो गई थी। उसका चेहरा तरबूज के बीज के आकार का अत्यंत सुंदर था। उसकी नाजुक छोटी छोटी आकृतियां बिल्कुल सही ढंग से बनाई गई थीं, शुद्ध फिर भी सूक्ष्म रूप से आकर्षक। विशेष रूप से लड़की की बड़ी, स्पष्ट आंखें, आड़ू के फूलों की तरह नशे में होने के बावजूद शांत, धुंधली, रेशम की तरह मोहक, मनोरम और मोहक किसी के दिल और आत्मा को उत्तेजित करती हैं। यह आकर्षण उसकी समग्र मासूमियत और सुंदरता के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बिठाते हुए न तो विरोधाभासी लग रहा था और न ही विशिष्ट। यह एक आकर्षक फिर भी निश्चित प्रलोभन को दर्शाता था। इसके अलावा बायलिंग का स्वाभाविक रूप से डरपोक और अच्छा व्यवहार उसे और भी अधिक चिढ़ाने के लिए प्रेरित करता था। अच्छी लड़की, लिंग, र। अर्जुन कलियरा ने छोटी बच्ची को बड़ा होते देखा था और आदतन उसके छोटे से सिर को प्यार से सहलाया था। पिछले कुछ वर्षों में उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि बायलिंग अधिक से अधिक आकर्षक और मनमोहक होती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आकर्षण उनमें जन्मजात था, और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके शरीर पर सफेद पपड़ी भी बढ़ती गई। उसकी कोमल श्वेत भुजाएं, पतली गर्दन, सपाट पेट, चिकनी पीठ और सुडौल सीधी टांगें सभी सफेद सांप के शल्कों की घनी परत से ढकी हुई थीं। आज तक अर्जुन कलियरा को ये पता नहीं चल पाया था कि बायलिंग के सांप के तराजू का क्या मामला था। लेकिन ये तराजू बायलिंग के शुद्ध आकर्षण की तरह उसकी गोरी और नाजुक त्वचा के साथ पूरी तरह से मिश्रित थे, बिल्कुल भी जगह से बाहर नहीं दिख रहे थे, जैसे कि उसने एक फॉर्म फिटिंग स्केल कवच पोशाक पहन रखी थी, जो अपने आप में एक विदेशी आकर्षण था। इससे अर्जुन कलियरा को यह अनुमान लगाने का मौका मिला कि क्या बायलिंग में दानव जाति की वंशावली थी। जहां तक वह जानता था, जिन लोगों के पूर्वजों में दानव जाति की वंशावली है, उनके वंश के वापस लौटने की संभावना कभी कभी बहुत कम होती है। यदि रक्त वंश प्रत्यावर्तन हुआ तो राक्षसी लक्षणों के लक्षण प्रकट होंगे। इसलिए ज्यूक्सियाओ अमर शहर की इस यात्रा पर अर्जुन कलियरा ये भी देखना चाहता था कि क्या उसे कोई संबंधित जानकारी मिल सकती है। आखिरकार भव्य अमर शहर में एक छोटे से बाजार की तुलना में सामग्री और जानकारी की व्यापक रेंज उपलब्ध होगी। किंजू पर्वत छोड़ने के बाद अर्जुन कलियरा एक मजबूत, बहादुर दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गया और एक स्पिरिट बोट पर नौ ड्रैगन मार्केट की ओर उड़ गया। ये यात्रा वास्तव में ज्यूक्सियाओ अमर शहर की ओर जा रही थी, लेकिन उन्होंने रास्ते में 9 ड्रैगन्स मार्केट का दौरा करने का भी अवसर लिया, ये देखने के लिए कि क्या वाइट जेड टावर में कोई सभ्य नौकरानियां हैं, और कुछ सामग्री खरीदने और संभालने के लिए भी।
फाउंडेशन स्थापना चरण में मेंग यीबे और 2 डाकू साधकों से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं का निपटान अभी तक नहीं किया गया था। उसने अब उनकी देखभाल करने का निर्णय लिया था। 2 दिन बाद 9 ड्रैगन्स मार्केट के बाहर एक स्पिरिट बोट उतरी। अर्जुन कलियरा ने जब 9 ड्रैगन्स मार्केट को बादलों को चीरती हुई 9 चोटियों के साथ सीधा खड़ा देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी परिचित स्थान पर लौट आए हों। जब लू और चेन परिवारों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा तो वह 9 ड्रैगन्स मार्केट छोड़कर चला गया। नौकरानियों को वापस लाने के लिए एक बार लौटने के अलावा वह उसके बाद से वहां नहीं गया था। भीड़ के पीछे पीछे वह कतार में खड़ा हो गया और स्पिरिट स्टोन सौंपने के बाद उसने एक अस्थायी पहचान पत्र प्राप्त किया और मार्केट प्लेस में प्रवेश कर सीधे व्हाइट जेड टॉवर की ओर बढ़ गया। आप क्या जानना चाहते हैं महोदय? पत्नी लेनी है या रखेल या नौकरानी खरीदनी है? जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, लाल कपड़े पहने एक महिला ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। अर्जुन कलियरा को पुरानी यादें ताजा हो गईं। वह 10 साल से व्हाइट जेड टॉवर नहीं गया था। क्या मैनेजर फैंग ज्यूनियाग उपलब्ध है? अर्जुन कलियरा ने फिर पूछा, उस बेहद आकर्षक मैनेजर को याद करते हुए। सर, मैनेजर फैंग को 7 साल पहले पुनः नियुक्त किया गया था और वे चले गए थे। अब ये प्रतिष्ठान मैनेजर जिया के प्रबंधन में है। रिसेप्शनिस्ट ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ओह, पुनः नियुक्त किया गया। ये सुनकर अर्जुन कलियरा ने अपनी भौहें उठाईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर फैंग अब यहां नहीं रहेंगे, लेकिन इससे उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। व्हाइट जेड टॉवर जैसे संगठन कई स्थानों पर शाखाएं संचालित करते थे, इसलिए पुनर्नियुक्ति और पदोन्नति काफी आम थी। इसके तुरंत बाद लाल कपड़े पहने महिला के स्वागत में वह व्हाइट जेड टॉवर के मैनेजर जिया से मिलने के लिए दूसरी मंजिल पर गया। ये मैनेजर जिया श्रेष्ठ सौंदर्य और रूप वाला था और उसके सुखद व्यवहार से अन्य लोग भी सहज महसूस करते थे। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि व्हाइट जेड टॉवर ने अपनी सेवाओं में सचमुच उत्कृष्टता हासिल की। क्या आपके प्रतिष्ठान में कोई मध्यम श्रेणी या उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक मूल नौकरानियां उपलब्ध हैं? अर्जुन कलियरा ने चाय उठाई, हल्का घूंट लिया और अपनी जरूरतें बताईं। मध्यम श्रेणी या उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक मूल सेविकाएं। ये सुनकर मैनेजर जिया की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य का भाव झलक उठा। उसे एहसास हुआ कि उसका सामना एक बड़े ग्राहक से हुआ है। गरिमामय चेहरे और सुंदर मुद्रा के साथ उसकी आवाज कोमल और मधुर थी। उसने कहा, श्री हान, हमारे व्हाइट जेड टॉवर में मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी दोनों आध्यात्मिक रूप नौकरानियां काफी दुर्लभ हैं। इन्हें केवल हमारे सदस्यों के लिए आयोजित कार्यक्रमों या व्हाइट जेड टॉवर नीलामी के दौरान ही आपूर्ति की जाती है। यदि श्री हान पत्नी या उपपत्नी लेने को तैयार हो तो हमारे पास मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ों वाली कुछ महिला साधिकाएं हैं, जिनका परिचय मैं श्री हान से करा सकता हूं। मैनेजर जिया ने कहा, पत्नी या उपपत्नी लेना? अर्जुन कलियरा, व्हाइट जेड टॉवर के नियमित ग्राहक के रूप में यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि यह व्हाइट जेड टॉवर था जो विवाह दलाल मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा था। हालांकि यह एक निश्चित गारंटी के साथ आया था। ये किसी नौकरानी को खरीदने जैसा नहीं था, जहां लेन देन एक बाध्यकारी आध्यात्मिक अनुबंध के साथ संपन्न होता था, जिसमें जीवन और मृत्यु आपकी इच्छा पर निर्भर होती थी। इसलिए उनका व्हाइट जेड टॉवर से पत्नी या उपपत्नी लेने का कोई इरादा नहीं था। फिलहाल मेरी पत्नी या उपपत्नी लेने की कोई योजना नहीं है। आपकी नीलामी कितनी बार होती है? अर्जुन कलियरा ने सोच विचार कर पूछा। वह व्हाइट जेड टॉवर में केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध आपूर्ति से भली भांति परिचित थे, ये जानते हुए कि हर साल वे उच्च गुणवत्ता वाली नौकरानियों का एक बैच पेश करते हैं। ये नौकरानियां न केवल आकर्षक और सुडौल थीं, लेकिन अधिकांश के पास आध्यात्मिक जड़ें भी थीं और यहां तक कि उन्होंने कुछ दोहरी खेती की तकनीकें भी सीखी थीं, जो कि कीमियागर कड़ाई के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त थीं। हालांकि कई हजार स्पिरिट स्टोन्स से शुरू होने वाली अत्यधिक कीमत के कारण उन्होंने केवल बुनियादी जानकारी ही जुटाई और आगे पूछताछ से परहेज किया। अब ये सुनकर वह जानता था कि मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक मूल नौकरानी खरीदने का एकमात्र तरीका ऐसे ही माध्यमों से था। यह अपेक्षित ही था। यद्यपि व्हाइट जेड टॉवर बहुत शक्तिशाली था तथा ऐसा कहा जाता था कि इसकी देखरेख एक नवजात आत्मा सच्चे भगवान द्वारा की जाती थी, वे संभवतः मध्य श्रेणी या उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक मूल सेविकाओं को बिना सीमा के नहीं बेच सकते थे। आखिरकार साधना जगत में 90% साधकों के पास निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ें थीं। मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ का स्वामित्व साधना के लिए एक निश्चित योग्यता का संकेत देता है। हमारी व्हाइट जेड टॉवर नीलामी हर 3 साल में एक बार होती है और पिछली नीलामी को 1 साल हो गया है।
यदि श्री हान इच्छुक हो तो मैं समय आने पर आपको सूचित करने के लिए किसी को भेज सकता हूं। मैनेजर जिया ने कहा। ठीक है, धन्यवाद मैनेजर जिया। ये सुनकर अर्जुन कलियर ने सिर हिलाया। जब उनके पास समय होगा तो वे केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध आपूर्ति और नीलामी की जांच करने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद अर्जुन कलियर ने व्हाइट जेट टॉवर को विदाई दी और द्वितीय श्रेणी के ताबीज बनाने की सामग्री, द्वितीय श्रेणी के अमृत सामग्री, तृतीय श्रेणी के ताबीज बनाने की सामग्री तथा ताबीज कलाकृति, 99 गहन सत्य रणनीति को बनाने के लिए आवश्यक काले सार लोहे और 5 धातुओं के लोहे को खरीदने के लिए किंग्यून वाणिज्य गिल्ड, असंख्य खजाने मंडप और अन्य प्रमुख दुकानों की ओर बढ़े। आशा के अनुसार दुकान पूछताछ करने के बाद द्वितीय श्रेणी के ताबीज बनाने की सामग्री और कुछ कीमिया सामग्री के अलावा 9 ड्रैगन्स मार्केट में तृतीय श्रेणी की कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं थी। तीसरी श्रेणी के स्वर्गीय और सांसारिक खजाने ज्यादातर रणनीतिक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं, जो केवल अमर शहरों जैसे स्थानों में ही उपलब्ध होते हैं। 9 ड्रैगन्स मार्केट में ऐसे उच्च स्तरीय खजाने को बेचना न केवल चुनौतीपूर्ण साबित होता है, बल्कि मुसीबत को भी आकर्षित कर सकता है। अर्जुन कलियर ने हल्की सांस छोड़ी। उन्होंने पहले ही इस बारे में अनुमान लगा लिया था और वे निराश नहीं हुए। ताबीज बनाने और कीमियागिरी की सामग्री खरीदने के बाद उसने उन सामग्रियों को बेच दिया जिनकी उसे स्वयं आवश्यकता नहीं थी। जहां तक साधारण जादुई कलाकृतियों का प्रश्न है, वह उन्हें नहीं बेचता था। चूंकि इतने सारे बच्चे हैं, इसलिए अंततः उसे कलाकृतियों की आवश्यकता होगी। इन विविध सामग्रियों को बेचकर उन्हें लगभग 10,000 स्पिरिट स्टोन प्राप्त हुए। जैसे ही अर्जुन कलियर अपना काम खत्म कर रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था, उसने महसूस किया कि एक गुप्त दिव्य भावना उसे चुपके से देख रही है। फाउंडेशन की स्थापना प्रारंभिक चरण में। क्या ये लूट के लिए हत्या का प्रयास है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने बड़े नाम के साथ माइरियड ट्रेजर्स पवेलियन वास्तव में हत्या और डकैती में शामिल होगा। अर्जुन कलियर की दिव्य अनुभूति एक फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज के समान थी और उसके पास अपनी जादुई आभा को छिपाने के लिए मिस्टी स्काई बीट था। इसलिए फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण के साधक उसके छद्मवेश को पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ थे। अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके निरीक्षण करने पर उन्होंने उसे केवल ऊर्जा शोधन के अंतिम चरण का साधक ही समझा। फिर उन्होंने ट्रैकिंग के उद्देश्य से चुपचाप अपने कपड़ों के किनारे पर एक दिव्य चिन्ह छोड़ दिया। वास्तव में मेरी अत्यधिक खरीदारी और हजारों स्पिरिट स्टोन्स को खर्च करना तथा समान मूल्य के फैंसिंग सामानों की तो बात ही छोड़िए, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को भी लालच में डाल देगा, उन्होंने सोचा। मिस्टी स्काई बीड और अपनी ताकत को आधार बनाकर अर्जुन कलियर इस बार उतना सतर्क नहीं था जितना वह आमतौर पर रहता था। लेन देन पूरा करने के बाद वह किसी सराय में जाता और अपना भेष बदल लेता। पूरे समय एक ही पहचान बनाए रखना। यदि कोई लुटेरा किसान बनना चाहता है तो उसे इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। अर्जुन कलियर का चेहरा शांत रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और वे जल्दी से 9 ड्रैगन्स मार्केट से चले गए। बाजार से बाहर निकलते समय अर्जुन कलियर ने एक बेहतरीन जादुई कलाकृति निकाली। वह एक साधारण ऊर्जा शोधन अंतिम चरण साधक की गति से उड़ता था। पीछा किया जा रहा है। कुछ ही देर में अर्जुन कलियर को एहसास हुआ कि उसके पीछे 100 झांक की दूरी पर काले वस्त्र पहने और मुखौटा पहने एक व्यक्ति खड़ा है। ये व्यक्ति 9 ड्रैगन्स मार्केट के माइरियड ट्रेजर्स पवेलियन का प्रबंधक था। दूसरे पक्ष को भी अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने से पहले तब तक इंतजार करने की योजना बनाई जब तक कि वह 9 ड्रैगन्स मार्केट से काफी दूर न चला जाए। जब अर्जुन कलियर 9 ड्रैगन्स मार्केट से लगभग 100 मील दूर उड़ गया तो माइरियड ट्रेजर्स पवेलियन के मैनेजर ने अपने इरादों को छिपाने की जहमत न उठाते हुए भागने के लिए रोशनी के साथ खुलेआम उसका पीछा किया। युवा, इस बुरे आदमी को दोष मत दो, अपने संयम की कमी को दोष दो। उन्होंने एक फाउंडेशन स्थापना साधक की भव्यता को प्रदर्शित किया, एक आध्यात्मिक कलाकृति उड़न खंजर को लहराते हुए एक ही वार में अर्जुन कलियर को मारने का लक्ष्य बनाया। माइरियड ट्रेजर्स पवेलियन से आने वाले मैनेजर को देखकर अर्जुन कलियर ने ठंडी सांस ली। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय से आत्मा फैलाव सुई को सक्रिय कर दिया, जिससे इस दिव्य इंद्रिय हमले ने अचानक उनके प्रतिद्वंद्वी के चेतना के सागर को भेद दिया। माइरियड ट्रेजर्स पवेलियन के प्रबंधक के पास दिव्य इंद्रिय आक्रमण के विरुद्ध कोई बचाव नहीं था और वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी चेतना का सागर छिन्न भिन्न हो रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसका मस्तिष्क चक्कर से घूमने लगा। उसने अपना हाथ माथे पर रखा और एक धीमी कराह निकाली।
बुरी खबर, एक दिव्य इंद्रिय हमला। ये व्यक्ति एक आधार स्थापना साधक है। एक आधार स्थापना अंतिम चरण महान साधक। मायरियट ट्रेजर्स पवेलियन के मैनेजर ने बड़ी मुश्किल से खुद को दैवीय हमले से मुक्त किया। उसका दिल सदमे और आतंक से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी हत्या और लूटपाट की लालसा इतनी तीव्र होगी। ठीक वही होना चाहिए जिसकी दूसरी पार्टी चाह रही थी। उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक प्रकाश से भर गया और वह जल्दी से चिल्लाया, साथी दाववादी, यह एक गलती है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, 7 ज्योतिर्मय तलवार की कई तीक्ष्ण और प्रभावशाली किरणें हवा में एक साथ उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। पू पू पू। 7 प्रकाशवान तलवार की किरणों ने असंख्य खजाने मंडप के प्रबंधक के चारों ओर सुरक्षात्मक आध्यात्मिक प्रकाश को भेद दिया। फिर उन्होंने उसके माथे में छेद कर दिया, जिससे एक खूनी छेद हो गया। एक फाउंडेशन स्थापना महान कृषक इस प्रकार गिर गया। यह दिव्य इंद्रिय आक्रमण तकनीक वास्तव में उपयोगी है। जब यह अप्रत्याशित होता है तो इससे बचाव का कोई मौका नहीं बचता। अर्जुन कलियरा ने मायरियट ट्रेजर्स पवेलियन के मैनेजर की ओर देखा, जिसे उसने अभी अभी मार डाला था, और मन ही मन सोचा। तुरंत ही उसने अपनी हथेली उठाए और उसके शरीर के अंदर धुंधली आकाशमाला प्रकट हो गई। जाना। मिस्टी स्काई बीट के भीतर से धूसर धुंध एक बड़े धूसर सांप की तरह उठी, जो मायरियट ट्रेजर्स पवेलियन के मैनेजर की लाश की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही देर में धुंध के नीचे शरीर से मांस और खून सूख गया और वो सूखी हड्डियों के ढेर में बदल गया। ये दानव पथ की एक तकनीक की तरह दिखता है। अर्जुन कलियरा ने उस कंकाल को देखा जो मिस्टी स्काई बीट द्वारा शरीर को निगल जाने के बाद बचा था, और टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने अपने हाथ से इशारा किया कि वह धुंधले आकाश मनके को वापस अपने शरीर में ले ले। अगले ही पल उसका पूरा शरीर हिलने लगा। उसका चेहरा, शारीरिक बनावट, स्वभाव, जादुई आभा, सब कुछ मायरियट ट्रेजर्स पवेलियन के मैनेजर के समान हो गया। तो यह मिस्टी स्काई बीट का एकदम सही भेस है। यद्यपि शरीर, आत्मा और विकसित तकनीकें अपरिवर्तित रहती हैं, फिर भी प्रस्तुत प्रभाव और स्वरूप ऐसा है मानो मैं पूरी तरह से अलग व्यक्ति हूँ। अर्जुन कलियरा ने चुपचाप इस नई अवस्था का अनुभव किया। उसके अंदर का धुंधला आकाश मन का मानो असंख्य खजाने मंडप के प्रबंधक के शरीर और आत्मा को कैद कर रहा था, जिससे उसकी उपस्थिति उसके जैसी ही लग रही थी। अगर मैं अब 9 ड्रैगन्स मार्केट में वापस आऊं तो क्या मैं इस पहचान का उपयोग मायरियट ट्रेजर्स पवेलियन से धन कमाने के लिए नहीं कर पाऊंगा? अर्जुन कलियरा ने विचार करते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। हो सकता है कि उसने इस खजाने का सर्वोत्तम उपयोग समझ लिया हो, यानी चोर बन जाना। यहाँ तक कि नवजात आत्मा अमर भी आमतौर पर धुंधले आकाश मनके के प्रभावों का एहसास नहीं कर पाते। यदि वह चाहे तो किसी छोटे परिवार या छोटी सेना से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का रूप धारण कर सकता है और इस विधि का प्रयोग लूटपाट के लिए कर सकता है। लेकिन अगले ही पल अर्जुन कलियरा ने अपना सिर हिलाकर इस विचार को खारिज कर दिया। मायरियट ट्रेजर्स पवेलियन जैसे चेन स्टोर के अंदर निश्चित रूप से विभिन्न निषेध और गुप्त संकेत होंगे। इन पहलुओं से अपरिचित होने के कारण वह आसानी से गलती कर सकता था और उसका पर्दाफाश हो सकता था। यदि वह दुकान के अंदर पाया गया तो 9 ड्रैगन्स मार्केट में तैनात फाउंडेशन प्रतिष्ठान महान कल्टीवेटर्स को कार्रवाई करने के लिए उकसाया जाएगा। ये बहुत खतरनाक और परेशानी भरा होगा। इसके अलावा अर्जुन कलियरा के विचार में इस तरह की हरकतें छद्मवेश और डकैती की लत लगने के समान है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा बार बार करने लगे तो वह अंततः ऐसे रास्ते पर पहुंच जाएगा जहां से वापसी संभव नहीं होगी। चूंकि उसके पास भरोसा करने के लिए एक प्रणाली थी, इसलिए उसे ऐसे कार्यों में संलग्न होने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार जो लोग अक्सर नदी के किनारे टहलते हैं वे शायद ही कभी अपने जूते सूखे रख पाते हैं। मिस्टी स्काई बीट शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन ये सर्वशक्तिमान नहीं है। शायद किसी परिवार या शक्ति के पास खजाने या गुप्त तकनीकें हैं जो इस क्षमता का मुकाबला कर सकती हैं। तुरंत ही अर्जुन कलियरा ने अपना रूप फिर से बदल लिया और दूसरा रूप अपना लिया। उसने हाथ बढ़ाकर सभी जादुई कलाकृतियों और मायरियट ट्रेजर्स पवेलियन के मैनेजर के स्टोरेज बैग को अपने कब्जे में ले लिया और जाते समय एक भागने वाली रोशनी की लकीर में बदल गया। आधे महीने बाद ये ग्रीन रिवर मार्केट प्लेस है। अर्जुन कलियरा ने अपनी उड़ती हुई नाव चलाए और नदी के किनारे बने एक मध्यम से बड़े आकार के बाजार में पहुंचे। जियो इस बाजार में रिकॉर्ड प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। दोनों ने एक दूसरे को बहुत समय से नहीं देखा था और अब जब वह बाहर जा रहा था तो अर्जुन कलियरा ने स्वाभाविक रूप से जियोशियायु से मिलने का मौका लिया। उसने अपने भंडारण जादुई कलाकृति से एक संवेदी तावीज निकाला। पहले से
ग्रीन रिवर मार्केटप्लेस के मुख्य क्षेत्र से एक एस्केप लाइट उड़कर बाजार के बाहर जा गिरी। उसका चेहरा ठंडा और दूरस्थ था, उसकी त्वचा बर्फ की सफेदी को पार कर रही थी, उसने चांद सी सफेद पोशाक पहन रखी थी, उसका शरीर सुंदर था, उसका स्वभाव पवित्र और शुद्ध था, मानो चंद्र महल से कोई परी नश्वर संसार में उतर आए हो। शेयू परी। जियो मार्शल अंकल। शेयू मार्शल अंकल। बाजार के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे किंग्यून संप्रदाय के शिष्यों ने इस परी जैसी आकृति को देखकर झुककर अभिवादन किया। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कौन सा महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रतिष्ठित रिकॉर्ड चीफ को यहां लेकर आया है। और बाजार के बाहर का शोरगुल और चहल पहल वाला क्षेत्र उस समय शांत हो गया जब सभी ने इस आश्चर्यजनक आकृति को देखा। एक ओर वे उसकी सुदूर और पूर्ण सुंदरता, उसकी कुलीनता और उसकी परी जैसी उपस्थिति की पवित्रता से मोहित थे। दूसरी ओर वे एक फाउंडेशन स्थापना महान कल्टीवेटर के रूप में उनकी आभा से अभिभूत थे। शीयू। अर्जुन कलियारा ने शियाओ शियायु की ओर देखा, जो एक अलौकिक और नाजुक भाव के साथ शांति से खड़ी थी, और दिव्य भावना के माध्यम से उसके साथ संवाद किया। अब वह धुंधले आकाश मनके से ढका हुआ था, जिसने उसकी उपस्थिति, स्वभाव और जादुई आभा को छुपा दिया था। यहां तक कि जियो शियायु भी उसे एक नजर में नहीं पहचान सका। चांग शिंग। जियो शियुए ने दिव्य इंद्रिय संचार को सुना और अपने ठंडे और गर्वित चेहरे पर एक दुर्लभ भावनात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हुए तुरंत अर्जुन कलियरा को देखा, जो पास में ही था। उसकी आंखों में आश्चर्य और घबराहट भर गई। यदि अर्जुन कलियरा का दिव्य संदेश न होता तो वह पहचान ही नहीं पाती कि वह वही है। यह मैं हूं। अर्जुन कलियरा ने सिर हिलाया। जियो शियायु ने आगे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने किंग्यून संप्रदाय के एक अनुयायी को निर्देश दिया कि वह अर्जुन कलियरा के लिए सीधे पहचान पट्टिका संभाले और फिर उसे बाजार में जाने दे। सस। ये व्यक्ति कौन है जिसका शियू मार्शल अंकल ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया? क्या ये संप्रदाय का कोई बुजुर्ग हो सकता है? लेकिन मैं उनकी साधना आभा को देखकर ऐसा लगता है कि वे ऊर्जा शोधन के अंतिम चरण में हैं। ऊर्जा शोधन का अंतिम चरण। इससे शियू परी को व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत कैसे मिला? उसने अपनी वास्तविक साधना शक्ति को अवश्य ही छुपाया होगा। ठीक है, मैंने सुना है कि कुछ बड़े लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी खेती को छिपाना पसंद करते हैं। ये दृश्य देखकर आसपास के लोग आहें भरते हुए आपस में बुदबुदाने लगे। ग्रीन रिवर मार्केटप्लेस में रिकॉर्ड चीफ के रूप में जियो शियुए की छवि ठंडी और अलग थलग रहने की थी। बाजार पर शासन करने वाले झूठे कोर अमर के अलावा उसने किसी पर भी कोई कृपा नहीं की। और फिर भी अब वह व्यक्तिगत रूप से एक ऊर्जा शोधन कृषक का स्वागत करने के लिए बाहर गई। यदि यह बात किंग्यून संप्रदाय तक पहुंच गई तो संभवतः सनसनी फैल जाएगी। चांग शिंग, तुम क्यों आए हो? एक बार जब वे एक सराय में दाखिल हुए तो जियो शियायु का ठंडा चेहरा नरम पड़ गया, उसकी आवाज खुशी से भर गई। मैं ज्यूक्सियाओ अमर शहर की यात्रा करने की योजना बना रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपसे मिलाऊं, अर्जुन कलियरा ने खुले तौर पर कहा। जैसे ही उसने बात की, उसका स्वरूप बदल गया, उसका भेष उतर गया और वह अपने असली रूप में आ गया। ज्यूक्सियाओ अमर शहर की ओर जा रहे हैं। जियो जियुए उसके शब्दों से थोड़ा हैरान हो गया। मुझे तुरंत ही उन दो लुटेरे किसानों की याद आ गई जिन्हें अर्जुन कलियरा ने रेड लीफ वैली मार्केट में मार डाला था। दोनों को स्वर्गीय तलवार संप्रदाय द्वारा वांछित किया गया था और कोई भी उनके सिर को संप्रदाय या ज्यूक्सियाओ अमर शहर में ले जाकर इनाम प्राप्त कर सकता था। हाँ, मैं कुछ ऐसी सामग्री खरीदना चाहता हूँ जो इस बाजार में उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने ज्यूक्सियाओ अमर शहर में देखने का सोचा। इसके अलावा उन दो लुटेरे कृषकों के लिए पुरस्कार का दावा करने के लिए, अर्जुन कलियरा ने समझाया। चांग शिंग, अगर आपको किसी सामग्री की आवश्यकता है तो मैं किंग्यून संप्रदाय के माध्यम से उन्हें खरीदने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जियो जियुए ने ये सुनते ही तुरंत कहा, यदि संभव हो तो क्या आप मुझे कुछ तृतीय श्रेणी तावीज सामग्री प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? अर्जुन कलियरा ने थोड़ा रुककर कहा। हालांकि वह थर्ड रैंक तावीज सामग्री खरीदने के लिए ज्यूक्सियाओ अमर शहर जा रहा था, वह कितना प्राप्त कर सकेगा यह अभी भी अनिश्चित था। आखिरकार तीसरी श्रेणी की सामग्री दूसरी श्रेणी की सामग्री की तुलना में बहुत दुर्लभ थी, और वह कभी भी बहुत अधिक तृतीय श्रेणी तावीज सामग्री होने की शिकायत नहीं करेगा। उनका हमेशा भरपूर स्वागत किया जाता था। जहां तक सौम्य द्वितीय श्रेणी आध्यात्मिक रक्त का प्रश्न है, जो 99 गहन सत्य तावीजों को गढ़ने के लिए एक घटक है, साथ ही ब्रेकथ्रू एलिक्सिर, थरी सन्स एलिक्सिर या यहां तक कि फाउंडेशन स्थापना एलिक्सिर को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री, वह एक ही बार में जियो जियु पर यह सब नहीं थोप सकता था।
आखिरकार जियो शियुए सिर्फ एक फाउंडेशन स्थापना साधक था। यहाँ तक कि किंगयुन संप्रदाय के चैनल के साथ भी उसका इतना प्रभाव नहीं था। उसने योजना बनाई कि यदि उसे ज्यूक्सियाओ अमर शहर में परिणाम नहीं मिले तो वह उसकी मदद मांगेगा। तीसरी रैंक तावीज सामग्री। ये सुनकर जियो शियुए की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। फिर उसने पूछा, चांगशिन, क्या अब तुम सचमुच तीसरे दर्जे के तावीज बना सकते हो? आप किस बारे में सोच रहे हैं? अर्जुन कलियरा ने जियो शियायु के आश्चर्यचकित चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए उसके गोरे और नाजुक गाल पर चुटकी काटी। फिर वह उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया, जियो शियु के नर्म और सुगंधित शरीर को अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से बोला, मेरे पास एक तावीज पोषण गुप्त तकनीक है जो दूसरे दर्जे के आत्मा तावीजों को तीसरे दर्जे के तावीजों में बदल सकती है। लेकिन इन्हें बनाने के लिए थर्ड रैंक टेलिस्मैन सामग्रियों के उपयोग की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं तावीज बनाने के लिए कुछ थर्ड रैंक तावीज सामग्री खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। बाद में पोषण विधि के साथ द्वितीय श्रेणी के तावीज तृतीय श्रेणी के तावीज की शक्ति को उन्मुक्त कर देंगे। अर्जुन कलियरा ने जियो शियु की सुंदर और सुडौल परी जैसे शरीर को गले लगाते हुए उसके बालों से दिल को भाने वाली खुशबू को सूंघा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्या ऐसी कोई गुप्त ताबीज पोषण तकनीक मौजूद है? जियाओ जियू ने अर्जुन कलियरा की बाहों में लिपटते हुए आश्चर्य से कहा। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हाँ, ताबीज बनाने के बाद मैं आपको ताबीज पोषण विधि सिखाऊंगा ताकि आप नियमित रूप से आत्मा ताबीज का पोषण कर सकें। अर्जुन कलियरा ने हल्की हंसी के साथ कहा। इस प्रकार का आत्मिक ताबीज पोषण एक समय में केवल 2 या 3 लोगों के लिए ही किया जा सकता है। यदि बहुत अधिक संख्या में पौधे उगाए जाएं तो इससे व्यक्ति की स्वयं की खेती पर असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जियाओ शियायु को ये गुप्त विधि सिखाने में कोई आपत्ति नहीं की तथा उसे सुरक्षा के लिए कुछ ताबीज भी दिए। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद, लू लैंग, जियो शियायु ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अर्जुन कलियरा के व्यक्तित्व को जानती थी। अगर वह कहता कि वह कुछ देगा तो वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग मना कर दें। इसके अलावा वह अर्जुन कलियरा की दयालुता को अस्वीकार नहीं करेगी। शियु, अर्जुन कलियरा ने अपनी बाहों में सुंदरता को देखते हुए कहा। उसने जियाओ शियु के गर्व और अछूत व्यवहार के बारे में सोचा जब वह पहले बाजार से बाहर निकली थी, जैसे कि चंद्रमा महल की कुलीन परी, और उसके दिल में गर्मी की लहर महसूस हुई। जियो जियुए ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। अगले ही पल अर्जुन कलियरा ने उसके रसीले और रसीले होठों को पकड़ लिया, जो रसीले प्रलोभन से भरे थे। परिचित दबाव और लूट ने उसे अभिभूत कर दिया, जिससे जियो जियु उसकी बाहों में नरम पड़ गई। उसका दिल कांपने लगा और एक उमस भरी कराह उसके नथुनों से निकल गई। काफी देर बाद अर्जुन कलियरा ने जियो शियु को छोड़ दिया, जिसका चेहरा गुलाबी बादलों की तरह लाल हो गया था और जिसका शरीर गर्म और नम था, जिससे वह सांस लेने के लिए हौंफ रही थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, शियु का स्वाद अभी भी बहुत मीठा और समृद्ध है। जियो शियायु की स्पष्ट आंखें थोड़ी चकित थीं। उसने अर्जुन कलियरा के कंधों पर अपने हाथ रखे और अपनी लालसा व्यक्त करते हुए फिर से अपने होंठ उसके सामने रख दिए। बारिश के बाद कमरा साफ था और हवा में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। जियो शियुए के काले बाल बिखरे हुए थे, उसका माथा अर्जुन कलियरा की बाहों में दबा हुआ था और वह मीठी मीठी बातें फुसफुसा रही थी। अर्जुन कलियरा ने उसे कोमलता से पकड़ लिया, उसकी हथेली हल्के से ऊपर उठी और उसने अपने स्टोरेज बैग से एक स्मृति पत्थर निकाला। इसमें उनकी बेटी लू वांगशु की रोजमर्रा की जिंदगी की रिकॉर्डिंग थी। ये जानते हुए कि जियो शियु को अपनी बेटी की याद आएगी, उसने इसके लिए पहले से तैयारी कर ली थी। जियो शियुए ने स्मृति पत्थर में अपनी बेटी के छोटे छोटे क्षणों को देखा, जो पहले से ही अपने माता पिता को पुकार सकती थी, जिससे उसकी बेटी को देखने की लालसा की लहरें उठ रही थीं। शियु, अगर आपको वांगशु की याद आती है तो आप रेड लीफ वैली मार्केट जाकर मियाओगे को ढूंढ सकती हैं और उसे वांगशु लाने के लिए कह सकती हैं। मैंने पहले ही उसके साथ हमारे मामलों पर चर्चा कर ली है। अर्जुन कलियरा ने उसकी कोमल और चिकनी त्वचा को सहलाते हुए कोमलता से कहा। जियो शियायु ने हल्के गुनगुनाहट के साथ धीरे से स्वीकार किया। ग्रीन रिवर मार्केटप्लेस में लगभग 1 वर्ष बिताने के बाद वह अपनी बेटी से मिलने के लिए समय निकाल सकी। वैसे चांगशिंग, यहाँ से ज्यूक्सियाओ अमर शहर की यात्रा लंबी है और अगर आप जल्दी भी करते हैं तो इसमें 4 से 5 महीने लगेंगे। किंगयुन बाजार से एक आध्यात्मिक जहाज है जो साल में एक बार 3 महान अमर शहरों में जाता है। मुझे याद है कि अगले महीने एक जहाज ज्यूक्सियाओ अमर शहर जा रहा है, आप उस जहाज से जा सकते हैं। यह न सिर्फ सुविधाजनक है बल्कि काफी तेज भी है।
तभी जियो शियायू ने अपना सुंदर सिर उठाते हुए धीरे से कहा, ओह, एक आध्यात्मिक पोत। ये सुनकर अर्जुन कलियर की भौहें उठ गईं। वह जानता था कि आध्यात्मिक नाव मंडप में कई व्यवसाय ऐसा करते हैं जो यात्रा के किराए से पैसा कमाने के लिए विभिन्न बाजारों और अमर शहरों के बीच यात्रा करते हैं, लेकिन वे सभी मध्यम और छोटे आकार की स्पिरिट नौकाएं थीं। उनके विचार में ऐसी नावों को स्वयं चलाने की तुलना में इन्हें ले जाना कम सुविधाजनक था। अब जियो शियुए के शब्दों को सुनकर, जो विशेष रूप से ज्यूक्सियाओ अमर शहर के लिए बंदे एक विशाल आध्यात्मिक जहाज के बारे में था, वह काफी दिलचस्पी लेने लगा। ये सही है, किंगयुन मार्केट से ज्यूक्सियाओ अमर शहर तक इस विशाल आध्यात्मिक जहाज को केवल 3 महीने लगते हैं। न केवल एक मिथ्या कोर अमर इसकी देखरेख कर रहा है, बल्कि निजी कमरे भी हैं, इसलिए आप चांगशेंग शांति से साधना कर सकते हैं और ताबीज बना सकते हैं। जियो जियुए ने हल्की हंसी के साथ कहा। उसकी आंखों और भौहों में एक ऐसा मनमोहक आकर्षण था जिसे केवल अर्जुन कलियर ही देख सकता था। ऐसा आध्यात्मिक साधन हर किसी को उपलब्ध नहीं होना चाहिए, है ना? अर्जुन कलियर ने बात की। आपको टिकट खरीदना होगा, लेकिन अगर आपको इसकी जरूरत है चांगशेंग, तो मैं आपके लिए एक टिकट सुरक्षित कर सकता हूं। जियाओ जियू ने धीरे से बात की। ग्रीन रिवर मार्केटप्लेस में रिकॉर्ड चीफ होने तथा संप्रदाय में कुछ प्रभाव रखने के कारण वह टिकट हासिल कर सकती थी। चूंकि यह मामला है, तो मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए परेशान करूंगा, शियू। अर्जुन कलियर ने मना नहीं किया, बल्कि तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अन्य कारकों को अलग रखते हुए, ये तथ्य कि विशाल आध्यात्मिक पात्र को बनाने में केवल 3 महीने लगे तथा इसमें ताबीज बनाने के लिए निजी कमरे भी उपलब्ध थे, उनके लिए बहुत आकर्षक था। यदि वह स्वयं ही आत्मा की नाव को चलाता, तो न केवल उसका समय बर्बाद होता, बल्कि उसे ऐसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता जो उसे साधना और अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती। 3 दिन बाद जियो शियुए ने अर्जुन कलियर को एक हरे रंग का जेड टोकन दिया, जिस पर बादलों के पैटर्न उकेरे गए थे। उसने उसे बताया कि किंगयुन संप्रदाय का विशाल आध्यात्मिक जहाज 24 दिनों में रवाना हो जाएगा। एक बार किंगयुन बाजार में वह इस जेड टोकन को दिखाकर ज्यूक्सियाओ अमर शहर के लिए आध्यात्मिक जहाज पर चढ़ सकता था। ये जानने के लिए कि विमान में कैसे चढ़ना है, उसे बस किंगयुन संप्रदाय के रिसेप्शन शिष्यों में से एक से टोकन लेकर पूछना था। ग्रीन रिवर मार्केटप्लेस से किंगयुन मार्केट तक की यात्रा में भी लगभग आधा महीना लगेगा। इसलिए जियो शियुए के साथ 3 दिन बिताने के बाद अर्जुन कलियर किंगयुन मार्केट के लिए निकल पड़ा। रास्ते में आने वाली परेशानी से बचने के लिए और आध्यात्मिक जहाज पर आसानी से चढ़ने के लिए उसने अपनी जादुई आभा को मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना के स्तर तक दबाने के लिए मिस्टी स्काई बीड का उपयोग किया। आधे महीने बाद अर्जुन कलियर सुरक्षित रूप से किंगयुन मार्केट पहुंचे। अपने सामने बाजार को देखकर उसे 6 साल पहले की बात याद आ गई, जब उसने और शियाओ शियायू ने यहां फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत की थी, और जब उन्होंने एक झूठे कोर अमर के पोते को मार डाला था। अपनी पहचान दर्ज कराते समय अर्जुन कलियर ने जेड टोकन प्रस्तुत किया और विशाल आध्यात्मिक पोत के बारे में पूछताछ की। किंगयुन संप्रदाय के शिष्य ने टोकन को देखते ही तुरंत अर्जुन कलियर को बताया कि आध्यात्मिक जहाज 3 दिनों में बाजार के उत्तरी द्वार पर उतरेगा। अर्जुन कलियर को वहां जल्दी जाकर इंतजार करना चाहिए और कोई आवश्यक व्यवस्था कर देगा। सामान्य स्थिति को समझने के बाद अर्जुन कलियर ने किंगयुन मार्केट में घूमना शुरू कर दिया। ये यात्रा मुख्यतः खरीदारी के लिए थी। अमर शहरों के बाद दूसरे नंबर के प्रमुख बाजार के रूप में किंगयुन मार्केट में स्वाभाविक रूप से बिक्री के लिए बहुत सारी सामग्रियां थीं। 2 दिनों की व्यस्त खरीदारी के बाद वह बाजार में अच्छी तरह घूमा और उसे कुछ अनमोल चीजें मिल गईं। उन्होंने न केवल ताबीज बनाने के लिए कई दूसरी श्रेणी की सामग्रियां और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदी थीं, बल्कि उन्होंने जेड संडियर नामक एक राक्षस जानवर का आत्मिक रक्त भी प्राप्त कर लिया था। इस स्पिरिट रक्त में हल्के गुण थे और इसका उपयोग दवा बनाने में किया जा सकता था। ये लू वांगशु के रक्त तावीज आध्यात्मिक शरीर को जागृत करने के लिए उपयुक्त से भी अधिक था। एकमात्र नकारात्मक बात यह थी कि इसमें आत्मा का रक्त बहुत कम था। दुकान में इसे पूरी लौकी के बजाय टुकड़ों में बेचा जाता था। मेरा खर्च बहते पानी की तरह है। मुझे लगता है कि मुझे ज्यूक्सियाओ अमर शहर की इस यात्रा पर कुछ आत्मा ताबीज और अमृत दवाएं बेचनी होंगी। अन्यथा शेष बचे हुए आत्मिक पत्थर मेरे लिए 99 रहस्यमय सच्ची रणनीति बनाने और बड़ी संख्या में तृतीय श्रेणी के तावीज बनाने की सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। 2 दिनों में अर्जुन कलियर ने 20,000 से अधिक आत्मा पत्थर खर्च कर दिए थे। इससे उन्हें दुख हुआ कि पैसा सचमुच पानी की तरह बहता है।
ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनके दूसरे दर्जे के तावीज पीस टैलिस्मैन हॉल में अच्छी तरह बिक रहे थे, जिससे उन्हें प्रति माह लगभग 3000 स्पिरिट स्टोन का लाभ हो रहा था। अन्यथा कोई भी फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर इस तरह का खर्च वहन नहीं कर सकता था। 9 ड्रैगन्स मार्केट के समय की तरह मायरियड ट्रेजर्स पवेलियन के जिस प्रबंधक ने उसे लूटने की कोशिश की थी, उसके स्टोरेज बैग में केवल 3000 से अधिक स्पिरिट स्टोन थे। उसकी सारी संपत्ति का मूल्य संयुक्त रूप से 20,000 से कुछ अधिक स्पिरिट स्टोन था। फिर भी इस अवधि के दौरान अर्जुन कलियरा का खर्च 30,000 से अधिक स्पिरिट स्टोन था। इसके बावजूद उसके पास अभी भी 40,000 से अधिक आत्मा पत्थर बचे थे। इसके अलावा उनके पास कई बहुमूल्य सामग्रियां और आध्यात्मिक कलाकृतियां थी जिन्हें बेचना आसान नहीं था। यदि वह सब कुछ नष्ट कर दे तो वह तुरंत ही उन्हें 70 या 80,000 आत्मिक पत्थरों से बदल सकता था। यदि आत्मा पत्थर अभी भी अपर्याप्त थे तो वह आत्मा तावीज भी बना सकता था और धन इकट्ठा करने के लिए अमृत दवाओं को परिष्कृत कर सकता था। अगली सुबह जैसे ही आकाश में भोर की पहली किरण दिखाई देने लगी, अर्जुन कलियर किंगयुन मार्केट के उत्तरी द्वार के बाहर पहुंचे। इस समय वहां पहले से ही कई साधक प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनमें किंगयुन संप्रदाय के गश्ती कानून प्रवर्तन साधक भी शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि वे सभी किंगयुन संप्रदाय के आध्यात्मिक पोत के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हान सीनियर, जब आध्यात्मिक पोत आए तो कृपया यहाँ पंक्ति में खड़े हो जाएं और पोत की दूसरी मंजिल पर चढ़ जाएं। किंगयुन संप्रदाय के एक शिष्य ने अर्जुन कलियरा की स्थिति के बारे में पूछताछ की। उसके हाथ में हरे रंग का जेड टोकन देखकर उसने उसे सामान्य स्थिति से अवगत कराया। ठीक है, अर्जुन कलियरा ने अपना सिर हिलाया। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद 3 स्तरीय ऊंचा 50 से 60 झांग लंबा आध्यात्मिक पात्र जो चमकदार संरचना प्रकाश में लिपटा हुआ था, धीरे धीरे ऊंचे बादलों से नीचे उतरा। इस आध्यात्मिक पोत पर न केवल संरचना रून अंकित थे, बल्कि इसमें कई तोपखाना बुर्ज भी थे, जो न केवल तुच्छता का एहसास कराते थे बल्कि उत्पीड़न की एक अवर्णनीय भावना भी पैदा करते थे। ये बुर्ज कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? क्या वे कोर फॉर्मेशन के प्रहार के बराबर हैं? अर्जुन कलियरा ने आध्यात्मिक पात्र को देखते हुए स्वयं से आश्चर्य व्यक्त किया। उसने सुना था कि कुछ बड़ी स्पिरिट बोट्स पर आक्रमण संरचनाएं अंकित होंगी और वे बड़े पैमाने पर जादुई कलाकृतियों से सुसज्जित होंगी। प्रमुख शक्ति संघर्षों और लड़ाइयों के दौरान वे युद्ध क्षेत्र में संसाधनों और जनशक्ति को ले जाने के लिए आध्यात्मिक वाहिकाओं का उपयोग करते थे। ऐसे आध्यात्मिक पात्र भी रणनीतिक जादुई कलाकृतियों की श्रेणी में आते थे। सामान्य शक्तियां इन्हें खरीदने में असमर्थ थीं, न ही उनके पास इन्हें खरीदने के लिए कोई माध्यम था। सभी लोग हाथ में टोकन लेकर आएं और आध्यात्मिक जहाज पर चढ़ने के लिए पंक्ति में खड़े हो जाएं। यदि आप आदेश को बाधित करते हैं तो बोर्डिंग योग्यता रद्द कर दी जाएगी। आध्यात्मिक पात्र मध्य हवा में मडरा रहा था, तभी 2 फाउंडेशन स्थापना साधक बाहर आए और बोले। उनकी आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही उनके शब्द शांत हुए, आध्यात्मिक पात्र से एक इंद्रधनुषी प्रकाश उतरा, जिससे सीढ़ियों की एक श्रृंखला बन गई। इस समय किंगयुन संप्रदाय के कानून प्रवर्तन साधकों ने लोगों को पंक्तिबद्ध होकर जहाज पर चढ़ने का आदेश दिया। स्थिति को देखने और समझने के बाद अर्जुन कलियरा को पता था कि इस विशाल आध्यात्मिक पोत के टिकट 3 स्तरों में आते हैं। प्रथम श्रेणी में पर्पल जेड टोकन था, जो उच्च श्रेणी के लग्जरी कमरों के लिए था। दूसरा स्तर उनके प्रकार का था, ग्रीन जेड टोकन, जो साधारण अतिथि कक्षों के लिए था। तीसरा स्तर व्हाइट जेड टोकन था, जहां सभी यात्री बिना निजी स्थान के एक ही स्थान पर रहते थे। इस यात्रा में आध्यात्मिक पोत पर केवल 3 व्यक्ति ही बैंगनी जेड टोकन धारण किए हुए थे। वे या तो अमीर या कुलीन थे, संभवतः नवजात आत्मा अमरों के वंशज या बड़े कुलीन परिवारों के सदस्य थे। इन तीनों के आध्यात्मिक पोत पर चढ़ने के बाद अर्जुन कलियरा भी चढ़ने के लिए कतार में लगने लगे। शीयू जूनियर सिस्टर द्वारा अनुशंसित। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको कैसे संबोधित करूं? आध्यात्मिक पोत पर चढ़ने के बाद एक फाउंडेशन स्थापना साधक ने अर्जुन कलियरा के जेड टोकन की जांच की और पूछा। ढीले कृषक हानली। अर्जुन कलियरा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ठीक है, दाओवादी हान, कमरा नंबर 9, कृपया अंदर आइए। इस फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर द्वारा एक साधारण लॉगिन के बाद उन्होंने आगे कोई पूछताछ नहीं की। ठीक है, धन्यवाद। अर्जुन कलियरा ने सिर हिलाया और आध्यात्मिक पोत की दूसरी मंजिल पर स्थित अतिथि कक्ष की ओर चल पड़ा। कमरा बड़ा नहीं था, लगभग 10 वर्ग मीटर का एक कमरा। अर्जुन कलियरा के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। उन्होंने 9 ड्रैगन्स मार्केट और किंगयुन मार्केट से काफी मात्रा में तावीज बनाने की सामग्री खरीदी थी।
इन 3 महीनों में वह शांतिपूर्वक आध्यात्मिक जहाज पर ताबीज बना सकता था। आधे घंटे बाद आध्यात्मिक पोत आसमान में ऊंचा उठ गया और ज्यूक्सिया अमर शहर के लिए रवाना हो गया। अर्जुन कलियरा ने आध्यात्मिक चाय का एक बर्तन बनाया और चुपचाप खिड़की के बाहर बादलों के समुद्र को देखा। वह बहुत समय पहले ही ऐसे दृश्यों से थक चुका था, लेकिन आध्यात्मिक जहाज पर उनकी पहली यात्रा उनके पिछले जीवन में पहली बार विमान पर उड़ान भरने के समान थी, कुछ अनोखी। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि वह कब इस तरह के आध्यात्मिक पात्र का स्वामी बन सकेगा। आखिरकार ऐसा आध्यात्मिक पोत सचमुच प्रभुत्व का प्रतीक था। आध्यात्मिक चाय का एक बर्तन समाप्त करने और कुछ देर तक बादलों को देखने के बाद आध्यात्मिक पोत की सवारी करने का नयापन लगभग गायब हो गया था। अर्जुन कलियरा ने धीरे से सांस छोड़ी, एक ताबीज ब्रश और कागज निकाला और अपने मन को शांत रखते हुए आत्मा ताबीज बनाना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। मेजबान को बधाई, 10 संतानों ने शरीर में QE प्रवेश पूरा कर लिया है और साधना पथ पर कदम रख दिया है, जिससे संतानों को आध्यात्मिक मूल प्राप्त होने की संभावना 5% बढ़ गई है और उन्हें लॉटरी निकालने का एक मौका भी मिला है। हम अब 10 अर्जुन कलियरा, जो तावीज बना रहे थे, ने सिस्टम अलग सुना और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उनके बच्चे अब व्यवस्थित तरीके से खेती शुरू कर रहे थे। अगले 3 वर्षों में अन्य 10 बच्चे साधना के मार्ग पर कदम रखेंगे। ये बच्चे उसके भावी परिवार की नींव होंगे। बैकवोट आध्यात्मिक मूल वाली संतान होने की संभावना प्रभाव, यदि इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या ये गारंटी नहीं होगी कि मेरे सभी भावी बच्चों के पास आध्यात्मिक मूल होगा। अर्जुन कलियरा ने आध्यात्मिक मूल से संतान उत्पन्न होने की संभावना में 5% की वृद्धि देखी और मन ही मन सोचा। कई संवर्धनों के बाद उनकी संतानों के लिए आध्यात्मिक मूल प्राप्त करने की संभावना पहले ही 15% तक बढ़ गई थी। ये संभावना कतई कम नहीं थी। आप देखिए, जब 2 साधकों के बच्चे होते हैं तो इस बात की संभावना केवल 10 से 20% होती है कि बच्चे में आध्यात्मिक मूल होगा। लेकिन इस निष्क्रिय प्रभाव को अधिकतम करने के लिए मुझे पर्याप्त संख्या में पत्नियों और नौकरानियों की भी आवश्यकता होगी। अर्जुन कलियरा ने हल्की सांस छोड़ी। अब वह अधिक संसाधन जुटाने तथा चुनिंदा प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार थे। उसके घर के पिछवाड़े में बहुत कम गर्भवती पत्नियां या नौकरानियां बची थीं। 7 नई रखैलों और दासियों के अलावा उसकी पत्नियों और दासियों में से कई पहले ही बच्चे पैदा कर चुकी थीं। इस प्रकार जिया झिजुए, लू मियाओगे और जियाओ शियायू के अलावा अर्जुन कलियरा वास्तव में उन्हें बच्चे पैदा करने नहीं देना चाहता था। हालांकि एक बार जब मैं अपना परिवार स्थापित कर लूंगा और अपनी फाउंडेशन स्थापना शक्ति प्रकट कर दूंगा तो ये मामले स्वयं ही सुलझ जाएंगे। अर्जुन कलियरा ने अकेले में विचार किया। अपनी द्वितीय श्रेणी की तावीज मास्टर क्षमताओं को प्रकट करने मात्र से ही उसने पहले से ही कई लोगों को अपने परिवार की कनिष्ठ महिलाओं को अपनी रखैल या दासी बनाने के लिए भेजने के लिए तैयार कर लिया था। यदि वह अपनी फाउंडेशन स्थापना शक्ति को प्रकट कर दें तो संभवतः और भी अधिक परिवार और शक्तियां अपने प्रतिभाशाली जूनियर्स को भेजने के लिए तैयार हो जाएंगी। वास्तव में साधना जगत में जब तक आपके पास शक्ति है तब तक कई समस्याएं नहीं रह जाती। अर्जुन कलियरा ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, फिर मन ही मन आदेश दिया, सिस्टम लॉटरी निकालो। भाग्य का एक पीला लाल पहिया उभरा जो सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था और तेजी से घूमने लगा। एक क्षण बाद प्रकाश धीमा हो गया और पेट पर आ टिका। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको एक आध्यात्मिक पालतू जानवर मिल गया है, ठंडा नीला गहरा कछुआ। इनाम सिस्टम स्पेस में वितरित कर दिया गया है, होस्ट इसे किसी भी समय जांच सकता है। पहिए से एक गहरे नीले रंग के कछुए की ठंडी आभा निकलती हुई दिखाई दी, जिसके साथ सिस्टम अधिसूचना ध्वनि भी थी। ठंडा नीला गहरा कछुआ, एक कछुआ प्रजाति आध्यात्मिक पालतू। अर्जुन कलियरा ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए अपने लॉटरी पुरस्कार की जांच की। कछुआ प्रजाति के जानवरों के बारे में उनकी पहली धारणा ये थी कि उनका जीवन काल लंबा और विकास धीमी गति से होता है। अतः इस ठंडे नीले काले कछुए को देखकर उन्होंने तुरंत महसूस किया कि आध्यात्मिक पालतू जानवर का उपयोग सीमित था, कुछ हद तक औसत दर्जे का। तुरंत ही अर्जुन कलियरा की मानसिक आत्मा चमक उठी और उसका ध्यान सिस्टम स्पेस में ठंडे नीले काले कछुए की ओर चला गया। जानवर ठंडा नीला गहरा कछुआ। रैंक स्वर्ग रैंक निचला ग्रेड। वर्णन सच्ची आत्मा डार्क मिस्टीरियस टर्टल वंश वाला एक निम्न श्रेणी का जानवर। यह 1000 वर्षों में अपने चरम पर पहुंच सकता है और चौथे दर्जे का दानव जानवर बन सकता है। वास्तव में यह एक कछुए को 3 पीढ़ियों तक पालने का मामला है। लोग मर जाते हैं लेकिन कछुआ बना रहता है।
हालांकि एक कछुए प्रजाति के जानवर के लिए चौथे दर्जे के राक्षस जानवर में विकसित होने में 1000 साल लगना पहले से ही बहुत तेज है। लेकिन विकास की ये दर एक नवजात आत्मा अमर को भी थका देगी। अर्जुन कलियर ठंडे नीले काले कछुए का वर्णन देखकर अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि वह इस कछुए से अधिक समय तक टिक सकता है। अपने घर में 9 नेदरहाउंड के साथ, जो 500 वर्षों में चौथे दर्जे के दानव जानवर में विकसित हो सकता है, वह पहले से ही इसकी धीमी वृद्धि से असंतुष्ट था। अब इस ठंडे नीले काले कछुए को चौथे रैंक तक पहुंचने में 1000 साल लगेंगे, जिसके कारण वह टिप्पणी भी नहीं करना चाहता था। इसे भूल जाए, लॉटरी का यही स्वभाव है, हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसे एक सामान्य पालतू जानवर की तरह ही रखना चाहिए। अर्जुन कलियर ने सांस छोड़ी और खुद को ज्यादा चिंतित नहीं किया। यद्यपि कोल्ड ब्लू डार्क कछुए की वृद्धि धीमी थी, फिर भी यह भविष्य की संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता था। आखिरकार एक जानवर का जीवन काल मनुष्य से कई गुना अधिक होता है, और कछुआ प्रजाति के जानवर का जीवन काल आमतौर पर अन्य जानवरों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। यदि वह इस ठंडे नीले काले कछुए की अच्छी देखभाल करता तो शायद ये हजारों वर्षों तक उसके साथ रह सकता था। अर्जुन कलियर ने फिलहाल सिस्टम स्पेस से कोल्ड ब्लू डार्क टर्टल को बाहर न ले जाने का फैसला किया। उसने इसे सिस्टम स्पेस में छोड़ने की योजना बनाई जब तक कि वह आध्यात्मिक पोत से उतरकर ज्यूक्सियाओ अमर शहर में नहीं पहुंच जाता, फिर इस आध्यात्मिक कछुए की स्थिति पर अच्छी तरह से नजर डालता। ब्लैकवाटर पूल जियाहो परिवार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियाहो परिवार में घुसपैठ करने की? एक जोरदार गर्जना गूंजी जो आकाश को भेदती हुई चली गई। अगले ही क्षण एक तलवार की रोशनी शून्य से टूटकर निकली, जिससे शियाहो परिवार की संपत्ति के ऊपर बनी विशाल संरचना में एक दरार पड़ गई। तभी एक प्रकाश तेजी से दरार से होकर आकाश में उड़ गया और बादलों में गायब हो गया। उसे भागने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह महिला संभवतः किंग्यून संप्रदाय की एजेंट है, जो दानव पथ के साथ किसी भी संभावित मिलीभगत की जांच करने के लिए हमारे जियाहो परिवार में घुसपैठ कर रही है। अब जबकि हमारे संप्रदाय गुरु ली डुआनिक्सुआन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं और हम जियांग देश के साथ युद्ध के कगार पर हैं, हम कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते। शियाहो एस्टेट की गहराई में कई आवाजों के बीच बातचीत हुई। तुरंत ही एक आकृति आकाश में उठी जो एक काले दिव्य इंद्रधनुष में परिवर्तित हो गई तथा उस प्रकाश का पीछा कर रही थी जो अभी अभी भाग गया था। यह आकृति एक भयानक आध्यात्मिक दबाव उत्सर्जित कर रही थी, जो एक झूठे कोर अमर की विशेषता थी। अतिथि कक्ष में अर्जुन कलियर ने 5 द्वितीय श्रेणी के आत्मा तावीज तैयार किए और आध्यात्मिक चाय का एक बर्तन बनाया। वह आराम करने के लिए बैठ गया और अपनी मनस्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए आंखें बंद कर लीं। यद्यपि आध्यात्मिक पोत एक झूठे कोर अमर के प्रभारी के साथ बहुत स्थिर था, किसी भी क्षण दुर्घटना घट सकती है। इसलिए कुछ तावीज बनाने के बाद अर्जुन कलियर खुद को सर्वोत्तम स्थिति में रखते हुए आराम करते थे। साथ ही दाववादी यात्रियों, मैं चियुन सच्चा अमर हूँ। मुझे अभी अभी हमारे संप्रदाय से एक तत्काल संकटकालीन सूचना मिली है, इसलिए हम सहायता के लिए अपने मार्ग से हटेंगे। कृपया शांत रहें और घबराएं नहीं, एक गहरी और बुजुर्ग आवाज ने कहा, जो पूरे आध्यात्मिक पोत में गूंज रही थी। उसी क्षण एक गहरी और वृद्ध आवाज उठी जो पूरे आध्यात्मिक पोत में गूंज उठी। कोई तत्काल संकट कॉल। ये सुनकर अर्जुन कलियर का दिल धड़क उठा। उसने अपनी आंखें खोली और कमरे के अंदर लगे यात्रा सूची यंत्र को देखा। उन्होंने देखा कि आध्यात्मिक पोत, जो मूल रूप से पूर्व की ओर जा रहा था, वापस मुड़ रहा था तथा ज्यूक्सियाओ अमर शहर की ओर जाने वाले मार्ग से भटक रहा था। ये किस प्रकार की संकटकालीन पुकार हो सकती है कि एक मिथ्या कोर अमर सहायता प्रदान करने के लिए इतने बड़े आध्यात्मिक पोत का मार्ग बदल दे। अर्जुन कलियर का दिल संदेह से भर गया। वह जानता था कि किंग्यून संप्रदाय के शिष्यों की पहचान ज़ेड का उपयोग मदद के लिए पुकारने के लिए किया जा सकता है। जब तक संकेत भेजा जाता रहेगा, सैकड़ों मील के दायरे में रहने वाले अन्य किंग्यून संप्रदाय के अनुयायियों को संकट संकेत प्राप्त होता रहेगा। लेकिन अब एक संकट कॉल ने एक झूठे कोर अमर को सहायता प्रदान करने के लिए इतने विशाल आध्यात्मिक पोत को विचलित करने के लिए प्रेरित किया था। इससे उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है। अर्जुन कलियर ने बादलों के समुद्र की ओर देखा। आध्यात्मिक जहाज पहले की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। स्पष्टतः संकटकालीन कॉल के स्थान पर पहुंचने के लिए गति बढ़ा दी गई है। मैं इतना बदकिस्मत तो नहीं हो सकता, है ना? आध्यात्मिक जहाज पर पहली बार यात्रा करते हुए दुर्घटना का सामना करने के लिए अर्जुन कलियर खुद को सोचने से रोक नहीं सका।
आध्यात्मिक पोत को ज्यूक्स या अमर शहर ले जाने का उनका कारण सुविधा और गति थी। यदि संकट कॉल के स्थान पर कोई परेशानी होती और वह उसमें फंस जाता तो वह बहुत परेशान हो जाता। उसी समय अर्जुन कलियर ने बाहर गलियारे में कदमों की आहट सुनी। ऐसा प्रतीत होता है कि मार्ग परिवर्तन के बारे में सुनकर कुछ यात्री डेक पर स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए अपने कमरों से बाहर निकल आए थे। कुछ सोचने के बाद अर्जुन कलियर ने अपना तावीज, ब्रश, कागज और आध्यात्मिक स्याही एक तरफ रख दी और ये देखने के लिए अतिथि कक्ष से बाहर चला गया कि क्या हो रहा है। डेक पर कई फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर थे। वे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। हालांकि उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जल्द ही वे सभी डेक पर खड़े हो गए और बादलों के समुद्र की ओर देखने लगे कि आध्यात्मिक जहाज कहां जा रहा है। अपनी तीव्र यात्रा में लगभग 1 घंटे बाद आकाश की दूरियों से अचानक एक गहन और भारी आध्यात्मिक दबाव उत्पन्न हुआ। एक झूठा कोर अमर। अर्जुन कलियर और डेक पर मौजूद अन्य लोग विशाल आकाश की ओर देखने लगे। इस आध्यात्मिक दबाव से वे तुरंत जान गए कि यह एक झूठे कोर अमर की शक्ति थी। उन्होंने बादलों के बीच से एक अराजक प्रकाश का विस्फोट देखा जो आध्यात्मिक पोत की दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा था। एक काला दिव्य इंद्रधनुष तेजी से उसका पीछा कर रहा था, जो लगातार अग्रणी एस्केप लाइट पर बमबारी कर रहा था। बूम! काले दिव्य इंद्रधनुष के भीतर एक कुल्हाड़ी की रोशनी चमक उठी जिस पर अनगिनत रून चमक रहे थे, जिससे काली हवा और जंगली ब्लेड की लहरें उठ रही थी जो बादलों के समुद्र को बहा ले जा रही थी। नतीजतन भागता हुआ व्यक्ति घुरघुराया, खून थूका और बादलों से लगभग नीचे गिर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुस्साहसी खलनायक किंगयुन संप्रदाय के एक सच्चे शिष्य को नुकसान पहुंचाने की। जहाज के शीर्ष पर एक महिला जो 50 वर्ष की लग रही थी, जिसका चेहरा भव्य और गंभीर था तथा जिसने लाल जादुई वस्त्र पहन रखा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और चिल्लाई। तुरंत ही वह एक दिव्य इंद्रधनुष में परिवर्तित हो गई और आध्यात्मिक पात्र के ऊपर से बाहर निकल आई। उसका शरीर मिथ्या कोर मन से उमड़ पड़ा, जिससे बादलों का समुद्र आग की तरह लाल हो गया, मानो जलता हुआ आकाश हो और चिलचिलाती गर्मी की लहरें निकल रही हो। तो ये किंगयुन संप्रदाय का एक सच्चा शिष्य था जिसने मदद के लिए पुकारा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चियुन सच्चे अमर ने सहायता के लिए आध्यात्मिक पोत के मार्ग को बदलने का फैसला किया। किसी ने बड़बड़ाया, कौन सा झूठा कोर अमर किंगयुन संप्रदाय के एक सच्चे शिष्य का पीछा करने और उसे मारने की हिम्मत करता है? लोग फुसफुसाए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किंगयुन संप्रदाय के सच्चे शिष्य होने के नाते वे इतने लंबे समय तक एक झूठे कोर अमर का सामना करने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल, किंगयुन संप्रदाय के प्रत्येक सच्चे शिष्य में नींव स्थापना के अंतिम चरण की शक्ति होती है जो उनके साथियों में बेजोड़ है। जब तक वे युवावस्था में नहीं मरते, वे कम से कम भविष्य में एक मिथ्या कोर अमर बन सकते हैं। बकबक शुरू हो गई। डेक पर मौजूद समूह ये दृश्य देखकर आपस में चर्चा करने से खुद को नहीं रोक सका। अर्जुन कलियर भी आश्चर्यचकित रह गया। जियो शियुए के साथ इतना समय बिताने के कारण वह किंगयुन संप्रदाय के शिष्यों के पदानुक्रम से परिचित थे। बाहरी संप्रदाय के शिष्य, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य, मुख्य शिष्य और सच्चे शिष्य। सच्चे शिष्य सभी फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण के शक्ति स्तर पर थे, जो कि किंगयुन संप्रदाय के लिए कोर गठन के बीज थे। जब तक वे किसी दुर्घटना का शिकार नहीं होते, तब तक उन्हें संप्रदाय का आधिकारिक बुजुर्ग बनना तय था, जिसके पास असीम संभावनाएं थीं। फिर भी यहाँ एक झूठा कोर अमर किंगयुन क्षेत्र में किंगयुन संप्रदाय के एक सच्चे शिष्य का पीछा करने और उसे मारने का प्रयास करने का साहस कर रहा था। यदि ये केवल एक मिथ्या कोर अमर है, तो ऐसा लगता है कि समस्या बहुत बड़ी नहीं है। ये देखकर कि पीछा करने वाले में केवल एक ही झूठा कोर अमर था, अर्जुन कलियर ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसे किसी बड़ी मुसीबत में नहीं घसीटा जाएगा। आखिरकार आध्यात्मिक पोत के प्रभारी सिर्फ किंगयुन संप्रदाय के झूठे कोर अमर नहीं थे। इसमें 3 या 4 किंगयुन संप्रदाय फाउंडेशन स्थापना साधक तथा 20 से अधिक फाउंडेशन स्थापना यात्री भी सवार थे। यदि किंगयुन संप्रदाय को मदद की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने सोचा कि हर कोई मदद करने को तैयार होगा। बूम बूम बूम! किंगयुन संप्रदाय का चियुन सच्चा अमर लाल झंडा पकड़े हुए, ध्वज के लहराने के साथ ही स्वर्ग को जलाने वाली, समुद्र को उबालने वाली लाल लपटों की धाराएं तुरंत फैल गईं, जो अग्नि ड्रैगन में परिवर्तित हो गईं, जिन्होंने काले दिव्य इंद्रधनुष को रोक दिया। फिर एक बड़े मन हाथ से वह सच्चे शिष्य को आध्यात्मिक पोत पर भेजने के लिए आगे बढ़ी। पीछे हटना! काले दिव्य इंद्रधनुष के भीतर एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आकृति थी जिसका चेहरा छिपा हुआ था। अग्नि ड्रैगन को देखकर क्रोधित होकर उसने अपनी काली कुल्हाड़ी उठाई और उसे जोर से घुमाया।
अनगिनत अंधेरे ऋण सतह पर उभरे, जिनके साथ एक भयानक आभा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई, अग्नि ड्रैगन को नष्ट करती हुई तथा दुर्जय शक्ति से भर गई। आध्यात्मिक पोत के चारों ओर ताबीज संरचना की आध्यात्मिक रोशनी लिपटी होने के बावजूद हमले की भयावह उपस्थिति ने डेक पर मौजूद सभी लोगों के रक्त को मंथन करने और उनके दिलों को भय से कांपने का एहसास कराया। तो यह एक झूठे कोर अमर की शक्ति है, वास्तव में भयानक। अर्जुन कलियरा ने दो झूठे कोर अमरों के बीच लड़ाई को देखकर विस्मय की लहर महसूस की, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी फाल्स कोर इमोर्टल को कोई कदम उठाते देखा था। उन्हें अचानक इस स्तर पर ताकत के स्तर का मोटा मोटा अंदाजा हो गया। वह जानता था कि यदि अब उसका सामना किसी झूठे कोर अमर से हुआ तो वह उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। यदि मेरा सामना किसी झूठे कोर अमर से होता है तो मुझे पहल करनी होगी और 100 से अधिक द्वितीय श्रेणी के आत्मा तावीजों के साथ एक तावीज संरचना बनानी होगी ताकि उन्हें नष्ट करने का कोई मौका मिल सके, उसने खुद से सोचा जब वह दूरी पर दो झूठे कोर अमरों को आपस में भिड़ते हुए देख रहा था। वह जानता था कि एक झूठे कोर अमर को मारने के लिए उसे तावीज शोधन संरचना पर निर्भर रहना होगा। उसके पास 200 से अधिक द्वितीय श्रेणी के तावीज थे। एक बार जब उन्होंने चाल चली और तावीज संरचना बनाई तो एक मिथ्या कोर अमर भी इसका सामना नहीं कर सका। हालांकि संरचना के भीतर किसी को मार डालने का अवसर पाना कोई आसान काम नहीं होगा। आखिरकार जो कोई भी मिथ्या कोर अमर बनने में सक्षम है वह मूर्ख नहीं है और उसके पास कई चालें छिपी हैं। जैसे ही उन्हें खतरे या किसी गड़बड़ी का आभास होता वे तुरंत भाग निकलते। मैंने सुना है कि एक झूठे कोर अमर का मान एक नवजात आत्मा अमर के मान का केवल 60 से 70% है। इसलिए यदि मेरा सामना किसी नवजात आत्मा अमर से हो तो मुझे पहले अवसर पर ही भाग जाना चाहिए। अपने सामने मौजूद झूठे कोर अमरों की ताकत का आकलन करके अर्जुन कलियरा को एक नवजात आत्मा अमर की शक्ति का मोटा अनुमान था। वह जानता था कि वह एक झूठे कोर अमर के खिलाफ लड़ाई में एक मौका पा सकता है, लेकिन एक नवजात आत्मा अमर के खिलाफ शायद ही कोई उम्मीद थी। एकमात्र विकल्प भागने का रास्ता खोजना था। बूम बूम बूम। दो झूठे कोर अमरों के बीच चल रहा युद्ध अत्यधिक शक्तिशाली था, जिससे बादलों का समुद्र उथल पुथल हो रहा था। और उस क्षण छिंदयुन संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारी को महान जादुई शक्ति के साथ च्युन सच्चे अमर द्वारा आध्यात्मिक जहाज पर भेजा गया और छिंदयुन संप्रदाय के एक शिष्य द्वारा पकड़ लिया गया। ये वह है किंगयुन संप्रदाय की परी किंगी, फेरी किंगी, कईयुन ट्रू इमोर्टल का शिष्य चू किंगी। डेक पर मौजूद लोगों ने किंगयुन संप्रदाय के इस सच्चे उत्तराधिकारी की पहचान कर ली। कईयुन ट्रू इमोर्टल की शिष्या चू क्विंगाई शीयू की वरिष्ठ बहन। अर्जुन कलियरा को ये सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि जियो शियुए का गुरु किंगयुन संप्रदाय का कईयुन सच्चा अमर था, लेकिन वह जियाओ जियायू के अन्य साथी शिष्यों के बारे में स्पष्ट नहीं था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह किंगयुन संप्रदाय का सच्चा उत्तराधिकारी वास्तव में जियो शियायू की बड़ी बहन थी। अर्जुन कलियरा ने परी किंगी की ओर देखा। वह लगभग 25 वर्ष की लग रही थी। उसकी सुंदरता परिष्कृत और उत्कृष्ट थी तथा उसमें एक महिला की कोमलता और वीरता दोनों थी। एक चुस्त सफेद मार्शल सूट पहने हुए उसकी सुडौल आकृति पूरी तरह से प्रदर्शित थी, लेकिन उस समय उसकी आभा अस्त व्यस्त और कमजोर थी। उसके सफेद कपड़े फटे हुए थे और भयानक खून के धब्बों से ढके हुए थे। उसके काले घावों से ताजा खून बह रहा था। उसके चेहरे की उत्कृष्ट सुंदरता भूरे रंग की क्यूई के रेशों से ढकी हुई थी, जिसके कारण उसने अपनी सुंदर आंखें कसकर बंद कर रखी थी और दर्द का भाव प्रकट कर रही थी। सीनियर सिस्टर किंगी। उसके बगल में बैठे किंगयुन संप्रदाय के शिष्य ने तुरंत कुछ अमृत औषधियां निकाली और उन्हें चू किंगई को खिला दिया। यिन ज़ॉम्बी। ये व्यक्ति एक दानव साधक है। ये 3 यिन लाशें सभी द्वितीय श्रेणी के शिखर तांबे की लाशों की तरह लगती हैं। उस समय किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा जब उन्होंने 2 झूठे कोर अमरों को युद्ध करते हुए देखा। आगे बादलों के समुद्र में कुछ देर तक चियुन ट्रू इमोर्टल के साथ टकराव के बाद काले वस्त्रधारी फाल्सकोर ने एक मंत्र का जाप किया, जिसके कारण 3 ताबूत उड़ गए। 3 लाशें निकली। उनके शरीर काले और मांसल थे, मानो कांसे से बने हों जिनसे घनी इन ऊर्जा निकल रही थी। गर्जन। तीनों लाशें जानवरों जैसी दहाड़ती हुई निडरता से चियुन ट्रू इमोर्टल पर हमला कर रही थीं। चियुन ट्रू इमोर्टल के हाथ एक लाल झंडा लहरा रहे थे जो हवा में लहरा रहा था, आग की लपटों से घिरा हुआ था, और उसने अपनी छाती से कई ताबीज निकाले, उन्हें सुनहरे वज्र में बदल दिया जो तीनों लाशों की ओर गरजे। ज़ॉम्बी, जो अधिकतर यिन और ठंडे प्रकार के होते हैं, यांग अग्नि और गड़गड़ाहट से डरते हैं।
तीव्र लपटों और सुनहरे वज्रों का सामना करते हुए तीनों लाशें तुरंत चीखने लगीं, उनके काले शरीर एक साथ उबलने लगे जैसे कि उन्हें उबलते तेल में डुबो दिया गया हो, और कई सफेद धब्बे दिखाई देने लगे। ये देखकर काले वस्त्रधारी मिथ्याकोर ने तुरंत एक मंत्र बनाया और एक काला कटोरा मंगवाया। उसमें से विभिन्न दुष्ट कीड़ी उड़कर तीनों ज़ॉम्बी में प्रवेश कर गईं। इसने तीनों ज़ॉम्बी को दृश्यमान गति से ठीक होने की अनुमति दी, जिससे चियुन ट्रू इमोर्टल और अर्जुन क्लियरर और अन्य लोग हिल गए। ये किस तरह के ज़ॉम्बी हैं जिनके शरीर इतने भयानक हैं और जो यांग आग या गड़गड़ाहट से नहीं डरते? चियुन ट्रू इमोर्टल को बेचैनी महसूस हुई, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मारना। काले वस्त्र पहने झूठे कोर ने ठंडी सांस ली, काले महान कुल्हाड़ी को चलाया और बार बार चियुन ट्रू इमोर्टल पर हमला किया। 3 लाशों के हमले के साथ समन्वय किया, जिससे चियुन ट्रू इमोर्टल को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अच्छा नहीं है। डेक पर मौजूद सभी लोगों ने ये दृश्य देखा और चिंतित भाव प्रकट किए। यदि चियुन ट्रू इमोर्टल को पराजित कर दिया गया तो वे स्वयं भी खतरे में पड़ सकते हैं। जुबान फेंक किंगयुन तोप तैयार करो। उस क्षण चियुन ट्रू इमोर्टल ने भी अपना आक्रमण छोड़ दिया, बचाव की मुद्रा में आ गया, अपने ऊपर फीनिक्स कवर बना लिया और जोर से चिल्लाया। हाँ। आध्यात्मिक पोत की तीसरी मंजिल पर एक किंगयुन संप्रदाय फाउंडेशन स्थापना शिष्य ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। थोड़ी देर बाद आध्यात्मिक जहाज पर एक शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ पड़ी। जहाज पर स्थित कई तोपें आध्यात्मिक प्रकाश से चमक उठीं तथा प्राचीन क्रूर जानवरों में परिवर्तित हो गईं, धीरे धीरे अपने विशाल मुंह खोलकर एक भयानक हमले की तैयारी करने लगीं। डेक पर खड़े होकर अर्जुन क्लियर और अन्य लोगों ने तोपों द्वारा एकत्रित की जा रही भयानक शक्ति को महसूस किया और अपने दिलों की धड़कनें बढ़ने लगीं। ऐसी तोपें अगर पूरी ताकत से दागी जाए तो शायद कोर फॉर्मेशन से पूरी ताकत से किए गए हमले के बराबर होंगी। अर्जुन क्लियर खुद को सोचने से नहीं रोक सका। उन्होंने महसूस किया कि ऐसा आध्यात्मिक जहाज अविश्वसनीय रूप से दुर्जय था। रेड लीफ वैली मार्केट जैसी द्वितीय श्रेणी संरचना के सामने एक ही विस्फोट में इसके ध्वस्त हो जाने की संभावना थी। उस क्षण उन्हें एक अच्छे गठन के महत्व का और भी अधिक एहसास हुआ। धत्तेरी की। वस्त्र पहने हुए मिथ्याकोर अमर ने आध्यात्मिक जहाज के डेक पर तोपों को बनते देखा। उसकी आंख के कोने में एक झुरझुरी सी दिखाई दी और उसके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास उभरने लगा। वह जानता था कि एक बार ये तोपें उस पर टूट पड़ी तो एक ही वार उसे राख में बदल देगा। अग्नि ड्रैगन स्तंभ दबाओ। उस क्षण चियुन ट्रू इमोर्टल ने एक स्तंभ को बुलाया जो एक आदमी जितना लंबा और एक बैरल जितना मोटा था, जो एक अग्नि ड्रैगन की सजीव नक्काशी से सुसज्जित था। अग्नि ड्रैगन की नक्काशी फूट पड़ी और अग्नि ड्रैगनों की एक श्रृंखला में परिवर्तित हो गई, जो वस्त्रधारी झूठे कोर अमर की ओर दहाड़ते हुए बढ़े, उसे बांधने और तोपों से उसे धूल में बदलने की कोशिश कर रहे थे। इस छोटी बच्ची को मेरे स्वर्गीय यिन शवविश ने जहर दे दिया है। अब जबकि जहर उसके हृदय तक पहुंच गया है, मुझे लगता है कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। वस्त्र पहने हुए मिथ्याकोर अमर ने पहले अपने सामने आक्रमणकारी को देखा और फिर आध्यात्मिक पोत को देखा। उसकी अभिव्यक्ति अनिच्छुक थी क्योंकि उसने अपनी महान कुल्हाड़ी से उसे काट दिया, 3 लाशों को वापस बुलाया और एक दिव्य इंद्रधनुष में बदल गया ताकि जल्दी से पीछे हट जाए। वाह! चियुन ट्रू इमोर्टल ने दुश्मन को पीछे हटते हुए देखा और राहत की सांस ली। यदि वे दोनों लड़ते रहे तथा प्रतिद्वंद्वी के पास 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट शिखर ज़ोंबीज हो तो उसके पास वास्तव में कोई मौका नहीं होगा। जहां तक आध्यात्मिक जहाज की तोपों से हमले की बात है, यदि वह दुश्मन को रोकने की कोशिश करती है तो ऐसा हमला उसे फंसा देगा। इसलिए यदि विकल्पों की कमी न होती तो वह ऐसी रणनीति नहीं अपनाना चाहती जिससे स्वयं को गंभीर क्षति पहुंचाकर दुश्मन को घायल कर दिया जाए। वह एक दिव्य इंद्रधनुष में परिवर्तित हो गई और तेजी से डेक पर लौट आए। ज्येष्ठ, हमने चियुन ट्रू इमोर्टल देखा है। अर्जुन क्लियर और अन्य लोगों ने तुरंत झूठे कोर अमर को सलामी दी। साधना जगत में शक्ति ही वरिष्ठता निर्धारित करती थी। चियुन ट्रू इमोर्टल ने थोड़ा सिर हिलाया और जल्दी से चू किंगी की हालत की जांच की। चियुन एल्डर। इस समय चू किंगी ने भी अपनी आंखें कमजोर रूप से खोली और चियुन ट्रू इमोर्टल को पुकारा। किंगी, मेरी भतीजी, क्या हुआ? ये राक्षस साधक कौन है? चियुन ट्रू इमोर्टल ने तुरंत मांग की। जियाहो परिवार। मौत की धूसर आभा से घिरे चू किंगी ने कमजोर आवाज में बोलना शुरू किया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने अचानक मुंह में काला खून थूक दिया। खून डेक पर फैल गया और उसका संक्षारक प्रभाव बहुत अधिक हो गया और वह एक बार फिर बेहोश हो गई। जियाहो परिवार।
ये सुनकर चियुन ट्रू इमोर्टल की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। चू किंगई को बेहोश होते देख वह समझ गई कि स्थिति बहुत गंभीर थी। वह तुरंत चू किंगई के साथ देख से गायब हो गई। जियाहो परिवार, क्या ये ब्लैकवाटर जियाहो परिवार हो सकता है? मुझे याद आया कि ब्लैकवाटर पूल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जियाहो परिवार के क्षेत्र में। क्या ये हो सकता है कि अभी जो राक्षस साधक था वह पूर्वज जियाहो था? ये कैसे संभव हो सकता है? जियाहो परिवार हमारे जियांग देश में सैकड़ों वर्षों के इतिहास वाला एक प्रमुख साधना परिवार है। वे राक्षसी संप्रदायों से कैसे संबंधित हो सकते हैं? अगर जियाहो परिवार सचमुच राक्षसी संप्रदाय का हिस्सा है तो यह आश्चर्यजनक खबर होगी। डेक पर मौजूद भीड़ जियाहो परिवार का नाम सुनकर अचंभित रह गई। अर्जुन कलियर भी कुछ आश्चर्यचकित थे। वह स्वाभाविक रूप से ब्लैकवाटर जियाहो परिवार के बारे में जानता था। एक साधना परिवार जिसमें एक मिथ्याकोर अमर बैठा है, जिसे जियांग देश साधना क्षेत्र के भीतर और किंगयोन संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक शीर्ष स्तरीय साधना परिवार माना जाता है। लेकिन अब जियाहो परिवार पर राक्षसी संप्रदायों से संबद्ध होने का संदेह था। आप देखिए, जियांग देश खेती क्षेत्र धर्मी गुटों से संबंधित है। जहां तक राक्षसी मार्ग का प्रश्न है, यदि इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता तो सार्वजनिक रूप से इसका अस्तित्व निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। कोई भी राक्षसी पथ साधक या शक्ति जो सार्वजनिक रूप से उभरती है, उससे प्रमुख अमर संप्रदायों द्वारा निपटा जाएगा। अब सैकड़ों वर्षों के इतिहास वाले एक महान साधना परिवार और उसके मूल में एक मिथ्याकोर अमर का राक्षसी संप्रदायों के साथ जुड़ा होना वास्तव में चौंकाने वाला था। अगर ऐसा है तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने किंगयोन संप्रदाय के असली उत्तराधिकारियों का पीछा करने का साहस क्यों किया। हाँ, ब्लैकवाटर पूल जहां जियाहो परिवार रहता है, वह भी किंगयोन संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि यह एक राक्षसी संप्रदाय के रूप में पुष्टि की जाती है तो ये बहुत समय नहीं होगा जब किंगयोन संप्रदाय नवजात आत्मा अमर को भेजेगा और ब्लैकवाटर जियाहो परिवार को खत्म करने के लिए एक सेना इकट्ठा करेगा। इस खुलासे से सभी लोग चिंतित हो गए और गर्मागर्म बहस में उलझ गए। साथ ही दाववादियों, कृपया आज की खबर को गोपनीय रखें और इसे प्रसारित न करें। इस समय आध्यात्मिक जहाज घूम गया और पूरी गति से किंगयोन संप्रदाय की ओर बढ़ गया। किंगयोन संप्रदाय का एक शिष्य डेक पर आया और भीड़ से बात की। निश्चिंत रहो साथी ताओवादी, आज की बातें मैं निश्चित रूप से किसी को नहीं बताऊंगा। जू ये सुनकर किसी ने तुरंत ही घटनाओं के संबंध में मौन व्रत के रूप में हॉट डेमन शपथ ली। ये देखकर अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। प्रत्येक ने हृदय दानव की शपथ ली और अर्जुन कलियर ने भी ऐसा ही किया। आखिरकार किसी को किंगयोन संप्रदाय का सामना करना पड़ा। जैसे ही स्थिति शांत हुई और आध्यात्मिक जहाज ने अपनी यात्रा पुनः शुरू की, अर्जुन कलियर डेक से अपने केबिन में लौट आया। क्या हमारे बीच कोई ऐसा चिकित्सक है जो उपचार और विश्रण में कुशल हो? कुछ ही देर बाद एक गहरी और पुरानी आवाज पूरे आध्यात्मिक पोत में गूंज उठी। ये चियुन ट्रू इमोर्टल की आवाज थी। ये सुनकर अर्जुन कलियर ने तुरंत अनुमान लगाया कि परी किंग को तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है। अपने पहले के संक्षिप्त अवलोकन से उन्होंने परी किंग को घेरती हुई मरती हुई आभा को देखा था, जो न केवल गंभीर चोट का संकेत दे रही थी, बल्कि यह भी बता रही थी कि वह किसी जहर से पीड़ित थी। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जहर इतना गंभीर होगा कि चियुन ट्रू इमोर्टल, एक मिथ्याकोर इमोर्टल, भी असमंजस में पड़ जाएगा। अब वह आध्यात्मिक जहाज पर एक चिकित्सक या उपचारक की तलाश में थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस आध्यात्मिक जहाज पर कोई चिकित्सक है। यदि नहीं तो मुझे डर है कि जब तक हम किंगयोन संप्रदाय में वापस लौटेंगे तब तक परी किंग ही अपने भाग्य के आगे झुक चुकी होगी। अर्जुन कलियर ने मन ही मन सोचा। हालांकि उनके पास कई तरीके थे। वह उपचार या इलाज में कुशल नहीं था और ज्यादा मदद भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, आपको इस कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।